राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी, जब महल हवा में उड़ने लगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक राजा था, उसने अपनी बेटी के लिए सोने का महल बनवाया था। एक दिन सारे सैनिक दौड़ते हुए राजा के पास आए और राजा से कहने लगे कि राजा साहब, जो महल राजकुमारी को लेकर उड़ गया। इस पर राजा साहब के तो अचरज की कोई सीमा ही नहीं रही। वह कुछ क्षणों तक तो ठगे से बैठे रहे, फिर एकाएक गुस्से में बोले, तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो? अरे बेवकूफों, कहीं महल भी उड़ सकता है? तो सैनिक कहने लगे, हम सच कह रहे हैं माई बाप, आप नगर निवासियों से पूछ लीजिए, एक दो नहीं सैकड़ों लोगों ने महल को उड़ते हुए देखा है। अब राजा को विश्वास नहीं हुआ। हैरान परेशान वह झुंझला कर बोले, मुझसे पहेली मत बुझाओ, साफ साफ कहो क्या बात है। एक पहरेदार साहस करके कहने लगा, महाराज, रात लगभग 3 बजे की घटना है। हम लोग स्वर्ण महल के क्षेत्र में पहरा दे रहे थे। अचानक एक जोर का धमाका हुआ। हम लोग चौंक पड़े और फिर देखते क्या है, स्वर्ण महल तेजी से आकाश की ओर चला जा रहा है। चांदनी रात होने के कारण महल के सुनहरे कंगूरे और चांदी की दीवारें चमक रही थीं। ज्यों ज्यों आकाश की ओर वह बढ़ता जा रहा था, उसकी चमक और बढ़ती जा रही थी। कुछ क्षणों तक तो हम भी हक्के बक्के से आंखें फाड़े हुए यह अद्भुत नजारा देखते रहे। फिर अचानक ही हमें अपने कर्तव्य का ध्यान आया और हम चीखते चिल्लाते हुए महल के पीछे दौड़े। हमारी चीख पुकार सुनकर बहुत से नगर निवासी घर से बाहर निकल आए। उन्होंने भी महल को उड़ते हुए देखा और हमारे साथ उसका पीछा किया। हम मीलों उसके पीछे भागते रहे, मगर उसके उड़ने की गति इतनी तेज थी कि कुछ समय में वह हमारी आंखों से ओझल हो गया और हम सब हाथ मलते रह गए। अगर यह सच है तो ऐसी आश्चर्यजनक घटना संसार में दूसरी कहीं नहीं होगी। राजा ने बड़े भारी स्वर से कहा, यह तो गजब हो गया। वह उंगलियों से अपना माथा भींचने लगे। उन्हें फिर एकदम से याद आया कि स्वर्ण महल खाली नहीं था, उसमें तो राजकुमारी स्वर्ण प्रभा सोई हुई थी। राजकुमारी स्वर्ण प्रभा का ध्यान आते ही राजा व्याकुल होकर बोले, अरे उस महल में राजकुमारी सोई हुई थी, इसके लिए जो महल के साथ यानी कि राजकुमारी को भी महल उड़ा ले गया। तो प्रहरी थे जो कहने लगे, हाँ अन्नदाता, महल के साथ राजकुमारी भी उड़ गई। पहरेदार कर जो वाक्य अभी पूरा ही किया था कि अब तो राजा महल के उड़ने की बात भूल ही गए। वे राजकुमारी के लिए तो बेचैन हो उठे। वह महल तो बेशक उड़ जाओ, लेकिन उसकी बेटी का क्या होगा? वह बौखला कर चीखने लगे, राजकुमार को बुलाओ, बुद्धि से इनको बुलाओ। सैनिक सिपाही कहाँ मर गए सब के सब? राजा क्रोध से पागल हुआ जा रहा था। महल के उड़ने की बात बिजली की तरह दूर दूर तक फैल चुकी थी। जिसे देखो वही राजमहल की ओर दौड़ा चला आ रहा था। आने वालों में नगर निवासी भी शामिल थे, जिन्होंने महल को उड़ते हुए देखा था। राजकुमार विजय और राजा के सलाहकार बुद्धिसेन ने आगे बढ़कर राजा को संभाला। सिपाहियों ने भी भीड़ को राजमहल से बाहर निकाल दिया। शांति होने पर वे लोग उस आश्चर्यजनक घटना पर विचार विमर्श करने लगे। सेना के कुछ बड़े अधिकारी भी वहां मौजूद थे। राजा के सलाहकार बुद्धिसेन ने कहा, महाराज, बिना किसी आंखों के देखे आपने महल के उड़ जाने का विश्वास आखिर कैसे कर लिया? तब राजा बोले, तुम ठीक कहते हो बुद्धिसेन, पहले हमने घटना स्थल पर चलकर वहां का मुआयना करना चाहिए और अपनी आंखों से देखना चाहिए। राजा अपने सलाहकार राजकुमार विजय दोनों को साथ लेकर राज्य के कुछ और विश्वास पात्र कर्मचारी भी राजा के साथ उस स्थान की ओर चल दिए। वह स्थान राजमहल से 4 मील की दूरी पर एक सुंदर सा उद्यान था और स्वर्ण महल उस उद्यान के बीचों बीच 100 मीटर के वर्गाकार घेरे में बना हुआ था। स्वर्ण महल का निर्माण कराने के पीछे भी एक कहानी थी। राजा राम सिंह की पहली पत्नी, जो राजकुमार विजय की मां का देहांत हो चुका था, विजय के
जन्म होने के पर राज ज्योतिषी ने बताया था कि बालक अशुभ लक्षणों वाला है। जब तक राजमहल में रहेगा, राजमहल में अनेक विपत्तियों को सामना करता रहना पड़ेगा। रानी यह भविष्य सुनकर बहुत दुखी हुई थी। राजा राम सिंह अपने अशुभ लक्षणधारी पुत्र से घृणा करने लगे थे, लेकिन मोह और लोक निंदा के भय से वे बालक को त्याग नहीं सके थे। बालक 1 वर्ष का हुआ ही था कि उसकी मां का देहांत हो गया। इस घटना को राजा ने विपत्ति का पहला प्रहार माना था। वह बालक को त्याग देना चाहते थे, परंतु उसकी मां ने मृत्यु से पहले राजा से यह वचन लिया था कि किसी भी दशा में वे मेरे बालक का परित्याग नहीं करेंगे। पहली पत्नी के मर जाने पर राजा राम सिंह ने दूसरा विवाह किया। दुर्भाग्यवश वह पत्नी भी अधिक दिनों तक जीवित नहीं रही। विवाह के 5 वर्ष बाद ही उसका भी देहांत हो गया। वह अपने पीछे 3 वर्ष की एक सुंदर सी कन्या छोड़ गई थी। उस कन्या का नाम स्वयंप्रभा रखा गया था। राजकुमार विजय और राजकुमारी स्वयंप्रभा का लालन पालन दास दासियों के संरक्षण में हुआ था। राजा ने अपना तीसरा विवाह नहीं किया, क्योंकि लगातार 2 पत्नियों की मृत्यु से वे इस निर्णय पर पहुंच चुके थे कि उनके भाग्य में पत्नी का सुख नहीं है। राजा राजकुमार विजय की अपेक्षा अपनी पुत्री स्वयंप्रभा को बहुत अधिक प्यार करते थे। वह विजय को विपत्तियों का कारण मानते थे। वह राजा राजकुमारी की प्रत्येक इच्छा की पूर्ति तो तुरंत ही कर देते थे, परंतु राजकुमार की साधारण से साधारण मांग को भी राजा साहब ठुकरा देते थे। स्वयं महल राजकुमारी को उसकी 14वीं वर्षगांठ पर उपहार में देने के लिए बनवाया गया था। स्वयं महल की विशेषता यह थी कि उसकी फर्श, दीवारें चांदी की और खंभे सोने के थे। कंगूरों पर हीरे मोती जड़े थे। वह जितना कीमती था उतना ही सुंदर भी था। वह महल राजकुमारी की इच्छा पर राजा ने बनवाया था। उसने ऐसे अमूल्य महल की मांग की थी। यह महल करोड़ों की लागत से बना था। इस महल को बनवाने में राजकोष खाली हो गया था। राजा ने जनता पर अतिरिक्त कर लगा दिया था। जिस समय महल बन रहा था, राज्य पर अकाल की छाया मंडरा रही थी। वर्षा नहीं होने से खेती सूख गई थी। जनता त्राही त्राही कर रही थी, लेकिन राजा को जनता की दुख दर्द की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने तो बस जनता से कर वसूल करके महल बनवाने में राजा व्यस्त था। 16 वर्षीय राजकुमार विजय से जनता का दुख देखा नहीं जाता था। वह बहुत ही दयालु हृदय का बालक था। उसे गरीबों और दीन दुखियों से बड़ी सहानुभूति थी। उसे अपने पिता का स्वर्ण महल बनवाना अच्छा नहीं लगता था। वह चाहता था कि महल का बनवाना रोक दिया जाए और उस धन से जनता की सहायता की जाए। एक दिन राज्य की अकालग्रस्त जनता ने बड़ा सा जुलूस निकालकर राजा से कर माफ कर देने और अन्न दान करने की मांग की। उस समय राजा कहीं गए हुए थे। जुलूस का सामना राजकुमार विजय को करना पड़ा। उसने जनता का कष्ट ध्यान से सुना, उनके प्रति हमदर्दी दिखाई और यह वादा किया कि राजा से उनका कर माफ करवा देगा और उन्हें अन्न की सहायता भी दिलवाएगा। जनता राजकुमार की जय जयकार करती हुई वापस चली गई थी। राजा के बाहर से लौटने पर विजय ने जो जनता की मांग उनके सामने रखी और उस पर उदारता पूर्वक विचार करने को कहा, तो राजा यह सुनकर जो बिगड़ गए और क्रूरता से बोले, राजकुमार, मैंने प्रजा का दुख दर्द दूर करने का ठेका नहीं ले रखा। मैं उसके लिए अपनी बेटी का दिल नहीं तोड़ सकता। राजकुमार को अपने पिता की बात का बड़ा दुख हुआ। वह निर्भीकता से बोला, पिताश्री, शास्त्रों में राजा को प्रजा का पालन करता कहा गया है। आप जनता से कर लेते हैं, उस पर शासन करते हैं, इसलिए उसके दुख सुख की जिम्मेदारी भी आप पर ही है। जिस राज्य में भुखमरी फैली हो वहाँ स्वर्ण महल बनवाना सरासर अन्याय है। विजय सिंह राजा जो एकदम से कड़क उठे। असल में तुम अपनी सौतेली बहन से जलन करते हो, ईर्ष्या करते हो, इसलिए तुम नहीं चाहते कि इसे स्वर्ण महल जैसा अमूल्य उपहार दिया जाए। राजकुमार ने कहा,
मैं इतना नीच नहीं हूँ पिताश्री जो मैं ऐसा करूँगा। वह ग्लानि से भरकर बोला, मैं स्वयं प्रभा को अपने से अधिक प्यार करता हूँ, परंतु यह सच है कि जनता का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। मैं वचन दे चुका हूँ कि आप उसकी सहायता करेंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता, राजा झुंझला कर बोले। यदि प्रजा मेरे खिलाफ विद्रोह किया तो मैं सख्त कदम उठाऊंगा। तो राजकुमार ने कहा, महाराज यह तो अनीति है। तो राजा ने कहा, होगी, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो तुम खुद जनता की सहायता करो। यह चुनौती राजकुमार को खल गई, लेकिन उसने पिता से विवाद करना उचित नहीं समझा। चुपचाप उठकर उनके पास से चला गया। जिस दिन राजकुमार की 14वीं वर्षगांठ थी, राजमहल में बड़ी चहल पहल थी। दिन भर उत्सव मनाया गया था। राजा ने नवनिर्मित स्वर्ण महल राजकुमारी को प्रदान करने की घोषणा की थी। उस दिन राजकुमारी ने उसी नए महल में रात बिताने की इच्छा प्रकट की थी। वह अपनी कुछ सखियों और दासियों सहित स्वर्ण महल में सोई हुई थी। महल के बाहर कई पहरेदार तैनात थे, फिर भी वह आश्चर्यजनक घटना घटित हो गई। स्वर्ण महल आधी रात को जो आकाश में उड़ गया। उद्यान के पास जाकर राजा अपने साथ आए लोगों सहित उस स्थान का निरीक्षण करने लगे। वहाँ की भूमि एक गहरे तालाब में बदल गई थी और वह तालाब पानी से लबालब भरा था। वहाँ ऐसा कोई चिन्ह नहीं था जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि वहाँ कभी कोई महल रहा होगा। देखने वालों को जो बड़ा ही अचंभा हुआ। उनके तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं था। उनकी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि इतना विशाल महल उखाड़ा कैसे जा सका, वह भी रातों रात। और यदि उखाड़ भी लिया गया तो वह उड़ कैसे सका। यदि उड़ भी गया तो उड़कर कहाँ विलुप्त हो गया। और इससे भी बड़े आश्चर्य की बात तो यह थी, उस स्थान पर गहरा तालाब बन गया था। उस तालाब का जल यमुना जल की भांति स्वच्छ और नीला था। राजा और उसके साथियों की बुद्धि चकरा गई। राजा माथा ठोककर बोले, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता बुद्धिसेन, यह जादू है या तिलिस्म। ईश्वर जाने, महल गया तो गया कहाँ। महल गया तो जाने दो, लेकिन मेरी बेटी स्वर्ण प्रभा, वह आगे कुछ ना कह सके और उनका गला रुंध गया और आंखें भर आईं। तब बुद्धिसेन कहने लगा, महाराज अधीर ना हो, यह घटना कोई साधारण नहीं है। मुझे तो इसके पीछे किसी बुद्धिमान और शक्ति संपन्न आदमी का हाथ मालूम होता है। राजा कहने लगे, इसमें कोई संदेह नहीं है बुद्धिसेन जी। राजकुमार विजय ने जो अचंभे से कहा, लेकिन बुद्धिसेन जी, ऐसा चमत्कार पूर्ण अपराध करने के पीछे किसी का क्या उद्देश्य हो सकता है। तो बुद्धिसेन कहने लगे, राजकुमार, उद्देश्य की बात तो मैं नहीं जानता, परंतु यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुछ अज्ञात व्यक्ति महाराज के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं और षड्यंत्रकारियों का अगुवा विलक्षण बुद्धि और असाधारण क्षमता के व्यक्ति हैं। यह बात राज्य गुप्तचर विभाग के प्रधान अधिकारी सुनीत ने कही थी। सब लोग सुनीत के मुख की ओर देखने लगे, क्योंकि षड्यंत्र की बात महत्वपूर्ण थी। राजा गुस्से में होकर बोले, आप लोग तर्क वितर्क में व्यर्थ ही समय गंवा रहे हैं। ऐसा ना हो कि मैं अपनी बेटी से हाथ धो बैठूं। राजा की बात पर सब के सब उनके मुख की ओर देखने लगे। उसी समय उस विशाल चकोर तालाब में एक रोमांचकारी दृश्य दिखाई पड़ा। राजा के साथ आए लोगों में से कोई चीख कर बोला, वह देखिए, पानी की सतह पर कोई लाश तैर रही है। सब लोग ध्यान से उधर देखने लगे। वास्तव में तालाब के किनारे से कोई 25-30 मीटर दूर पानी की सतह पर एक लाश उतर आई हुई थी जो तैर रही थी। इससे पहले तो वह वहां नहीं थी। राजा व्याकुल होकर बोले, हाँ, वह किसी स्त्री की लाश मालूम होती है। कहीं ऐसा ना हो वह मेरी बेटी की लाश का मुंह कपड़े से ढका था, इसलिए दूर से पहचानना मुश्किल था। कोई फिर चिल्लाया, देखिए ना, उसके हाथ पैरों में हरकत हो रही है, शायद वह जीवित है। कई लोग उस स्त्री को तालाब से बाहर निकलने के लिए झपट कर आगे बढ़े।
परंतु तालाब के जल में पांव डालते ही वे तड़प उठे कि मरे मरे। इस तरह से वे चिल्लाने लगे, यह पानी तो बिल्कुल खोल रहा है। जिन लोगों ने पानी में पांव डाला था उनमें राजकुमार विजय सिंह सबसे आगे था। अब वे लोग तालाब के किनारे बैठे अपने पांवों को मुंह से फूंक मार रहे थे। जलन के मारे उनका बुरा हाल था। गुप्तचर अधिकारी सुनील गुमसुम सा खड़ा यह सोच रहा था कि इस अवसर पर उसे क्या करना चाहिए। सहसा वह आगे बढ़कर दृढ़ता से बोला, भले ही मैं इस पानी में झुलस जाऊं, मैं उस स्त्री को निकाल कर ही रहूंगा। संभव है वह राजकुमारी हो। राजकुमारी का जीवन मेरे जीवन से अधिक मूल्यवान है। वह आगे बढ़ा ही था कि राजा और बुद्धिसेन ने उसे पीछे से पकड़ लिया। राजा भारी स्वर में बोले, जानबूझकर आग में मत कूदो सुनीत। मुझे जाने दो महाराज। सुनीत कहने लगा, यह मेरे कर्तव्य का प्रश्न है। अब कर्तव्य पुकार रहा है तो मनुष्य को अपने प्राणों का मोह छोड़कर कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। उस स्त्री के हाथ पांव हिलने का अर्थ यह है कि अभी उसमें प्राण शेष है, इसलिए उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। राजा और बुद्धिसेन की पकड़ ढीली हो गई। दूसरे ही क्षण सुनीत धम से पानी में कूद पड़ा। राजा और उसके साथी आंखें फाड़े अचरज से सुनीत को तालाब में जल सतह पर तैरते हुए देख रहे थे। वह तीर की भांति अर्धजीवित शव की ओर बढ़ता जा रहा था, मगर उसकी छटपटाहट और कराहने से इस बात का आभास दे रही थी कि उसका शरीर झुलस रहा था। राजा ने गदगद स्वर में कहा, मुझे सुनीत के साहस और वीरता और कर्तव्य निष्ठा पर गर्व है। निसंदेह सुनीत की निर्भीकता और त्याग अनुकरणीय है। बुद्धिसेन ने भी सुनीत की प्रशंसा की। कुछ ही क्षणों में सुनीत उस अर्धजीवित शरीर के पास पहुंच गया। वह हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहता था कि बचाओ बचाओ की एक तेज और करुण पुकार आवाज वातावरण में गूंज उठी। वह जो धड़ाम से पानी में डूब गया, बहुत देर तक नहीं दिखाई दिया, मानो कोई उसे नीचे पकड़कर बैठ गया हो। यह दृश्य देखकर सभी के दिल दहल उठे। लोग एक दूसरे का मुंह तकने लगे। राजा दुख से पागल होकर चिल्लाए, तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या तकते हो? जल्दी से जाल का इंतजाम करो, वरना सुनीत भी हाथ से गया। कुछ लोग जाल लेने दौड़े। किसी में इतनी हिम्मत शेष नहीं थी जो सुनीत को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाता। राजा के सिपाही कुछ देर बाद जाल और कुछ कुशल मछुआरों को लेकर आ गए। जाल डाला गया। मछुआरे घंटों तालाब को मथते रहे, परंतु खेद सुनीत का कोई अता पता नहीं चला। हाँ, वह स्त्री शरीर जाल में जरूर फंसकर बाहर आ गया। उसका मुंह खोलकर देखा गया तो वह राजकुमारी नहीं बल्कि उसकी सहेली किरण थी, जो रात को राजकुमारी के साथ स्वर्ण महल में सोई थी। उसका शरीर अधिक पानी पी जाने के कारण फूल गया था। सांस धीरे धीरे चल रही थी। वह अचेत थी। कुछ सिपाही उसे एक रथ पे लिटाकर उपचार के लिए वैद्यराज के यहाँ ले गए थे। अपने कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी सुनीत को खोने के बाद राजा ने अपना सिर पीट लिया। शोक और दुख की दशा में वे लोग राजमहल की ओर लौटे। उनका रथ तालाब से कुछ ही दूर पर जा पाया था कि अचानक आकाश में मार्ग पर बादल गरजने जैसी आवाज हुई। सबका ध्यान उधर चला गया। ऊपर का दृश्य देखकर वे लोग भयभीत हो उठे। उनका रथ जहां का तहां ठिठक गया। उन्होंने एक भयानक दैत्य को आकाश पर उड़ते हुए देखा। उसके सिर पर सींग थे, शरीर रीछ जैसा, आंखों में आग की लपटें निकल रही थी। वह बड़े वेग से जो ठहाके लगा रहा था, उसके ठहाके की आवाज बादल की गर्जन जैसी थी। वह बाज की तरह रथ पर झपटा ही था कि राजकुमार विजय ने धनुष पर बाण चढ़ाकर छोड़ा। यह बाण उड़ते हुए दैत्य के शरीर पर लगा और वहां से अग्नि की लपटें निकलने लगी। दैत्य तीर की भांति विपरीत दिशा में भागा। लपटें हवा के प्रभाव से जो भमभमा रही थी। उसी समय ककर्ष आकाशवाणी सुनाई दी, हे राजा, सावधान हो जाओ, तुम्हारे शुभचिंतक ही तुम्हारा विनाश करने पर तुले हैं। राजा अचकचाए से बुद्धिसेन और विजय के मुख की ओर देखने लगे। यह सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। दैत्य आंखों से ओझल हो चुका था।
कुशल वैद्यों के उपचार से राजकुमारी की सहेली किरण को शीघ्र ही स्वस्थ कर दिया गया और वह चलने फिरने लगी। राजा ने उसे बुलवाया और महल उड़ने के विषय में पूछा। उस घटना को याद करके राजकुमारी की सहेली सिहर उठी। वह फिर बोली, महाराज, वह घटना बड़ी ही रोमांचकारी है। हम लोग स्वयं आश्चर्यचकित हैं। राजा उत्सुकता से बोले, दुर्घटना के समय तुम राजकुमारी के साथ थी, इसलिए तुम्हें सही जानकारी होगी। तुम सच सच बताओ कि कब, क्या और कैसे हुआ था। तुम्हारे बयान से हमें राजकुमारी की खोज करने में सहायता मिलेगी। वह कहने लगी, महाराज, रात को राजकुमारी जब स्वर्ण महल में सोने गई थी तो मेरे सहित उनके साथ 5 सखियां और 2 दासियां और थीं। मुख्य द्वार पर कई सिपाही पहरा दे रहे थे। जैसे ही रथ से उतरकर हमने महल के अंदर प्रवेश किया, सैनिक आदर से शीश झुकाकर हमें से जो अलग हट गए थे। राजकुमारी आगे आगे थी और हम सखियां उनकी अगल बगल और दोनों दासियां पीछे थी। राजकुमारी हमें लेकर महल के सबसे विशाल और सुसज्जित कमरे में पहुंची। उस कमरे में कई शानदार पलंग बिछे हुए थे। ऐसो आराम की दूसरी चीजें ढंग से सजाई गई थी। फर्श पर मखमली कालीन बिछा था। दीवारों पर चित्रकारी बनी हुई थी। खिड़कियों पर मोती की झालर झूल रही थी। राजकुमारी हमारे साथ घूम घूम कर कमरे की सजावट देखकर आनंद से विभोर हो रही थी। उसके बाद राजकुमारी सबसे शानदार पलंग पर बैठ गई और हमें नाचने गाने को कहा। इस पर एक सखी ने राजकुमारी से नाचने का आग्रह किया। राजकुमारी भी तैयार हो गई और वह नाचने लगी और हम लोग गाने लगे। लगभग 1 घंटे तक हमारा नाच गाना चलता रहा। उसके बाद हम सबको प्यास लगाई। राजकुमारी ने अधेड़ उम्र की दासी कृष्णा से पानी पिलाने को कहा, लेकिन वहां पानी का कोई इंतजाम नहीं था। कृष्णा असमर्थता प्रकट करती हुई बोली, राजकुमारी जी, यहाँ पानी नहीं मिल सकता। आसपास कोई कुआं और तालाब भी नहीं है। इस पर राजकुमारी ने बिगड़कर कहा, जैसे भी हो पानी लेकर आओ, प्यास के मारे हमारा गला सूख रहा है। कृष्णा लगभग 1 घंटे बाद पानी से भरी हुई सुराही लेकर कमरे में आई और बोली, बड़ी मुश्किल से एक सिपाही कहीं दूर से यह सुराही भरकर लाया है। आप लोगों को इतने में ही संतोष करना पड़ेगा। पानी कम था और पीने वाले अधिक, इसलिए हमें थोड़ा पानी पीकर संतोष करना पड़ा। लेकिन वह पानी इतना खारा और कसैला था कि उसे अधिक पिया भी नहीं जा सकता था। राजकुमारी ने कृष्णा को डांटा कि वह इतना खराब पानी क्यों लाई। इस पर कृष्णा ने कहा कि वह भी बड़ी कठिनाई से मिला है राजकुमारी, और पानी पीते ही हम लोगों को मूर्छा सी आने लगी। हम इस तरह झूलने लगी जैसे मानो कोई नशा पी लिया हो। राजकुमारी तो पानी पीते ही खर्राटे भरने लगी थी। जैसे जैसे हम सब भी एक एक पलंग पर जा गिरी। हमें अपने तन बदन का होश नहीं रहा। हमारी नींद उस समय टूटी जब बम फटने जैसा तेज धमाका हुआ और हमारे पलंग इस तरह हिलने लगे मानो भूचाल आ गया हो। हम सब चौंक कर अपने अपने पलंग पर उठकर बैठी तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। सभी कमरों के चारों ओर तो कभी एक दूसरे को देखने लगे। धमाके से हमारे कान सुन्न हो गए थे। अचरज और भय के मारे हमारे मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहे थे। धमाके की आवाज कमरे में अब तक गूंज रही थी। पलंग जोर जोर से हिल रहे थे। दूसरी चीजें हिलने के कारण एक दूसरे से टकरा रही थीं। कमरे में रोशनी होने के कारण हम साफ देख रही थीं कि वहां कोई नहीं था। पलंग अपने आप हिल रहे थे। दोनों दासियों में कृष्णा का पता नहीं था। दूसरी दासी बेला फर्श के कालीन पर बेलन की तरह लुढ़क रही थी, फिर भी कुछ बोलती नहीं थी। जब पलंगों को हिलते देख लगभग 5 मिनट बीत गए तो राजकुमारी बड़ी जोर से चीखी, बचाओ, कोई बचाओ, भूचाल आ गया, महल की दीवारें हिल रही हैं। कौन किसे बचाता। हम सभी भय से अधमरी हो रही थी। हमारा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। हम सब अपने अपने पलंगों पर इस तरह चिपकी हुई थी जैसे दीवार से चिपक जाती है। एकाएक हमें ऐसा लगा कि पलंग के पाए फर्श में धंसते जा रहे हैं। इस विपत्ति ने हमारे अंदर इतनी ज्यादा दहशत पैदा कर दी कि हम गला फाड़कर चीख उठे और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे।
उसी समय एक तेज धमाका और हुआ और हमारी चीख पुकार उस धमाके में डूब गई। वह कमरा तेजी से जमीन में धंसने लगा, जैसे कोई आदमी दलदल में धंसता चला जाए। क्षण भर बाद हमें ऐसा लगा कि हम तेजी से एक कुएं में चली जा रही हैं। इसके बाद मैं बेहोश हो गई। मुझे पता नहीं फिर क्या हुआ। अपना बयान समाप्त कर किरण ने जो सांस छोड़ी और अकुलाई सी दृष्टि से राजा के मुख की ओर देखने लगी। राजा साहब उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे और उस पर सोच विचार कर रहे थे। तो राजा साहब कहने लगे, तुम्हारे बताने के अनुसार तो महल आकाश पर नहीं उड़ा बल्कि जमीन में धंस गया, क्यों? सहसा राजा ने किरण से प्रश्न किया। तो किरण कहने लगी, हाँ महाराज, जब तक मुझे होश था मैंने तो यही देखा कि महल जमीन में धंसता चला जा रहा है। कहते हैं कि यह प्रश्न जो राजा को खास तौर से कुरेद रहा था कि वह ये कि यदि महल जमीन में धंस गया तो किरण जीवित कैसे बच गई, महल के धंसने पर तालाब कैसे बन गया, किरण तालाब में कैसे आ गई, राजकुमारी और उनकी अन्य सखियां कहाँ गायब हो गईं, और सबसे बड़ी बात यह है कि तालाब के खोलते पानी का किरण के शरीर पर कोई प्रभाव क्यों नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त दासी कृष्णा द्वारा कसैला पानी पिलाया जाना और दुर्घटना के समय उसका महल से लापता होना कम रहस्यपूर्ण नहीं था। राजा घटना चक्र पर बड़ी गंभीरता से विचार कर रहे थे। ले देकर वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि उनके विरुद्ध कोई व्यक्ति भयानक षड्यंत्र कर रहा है, लेकिन वह असाधारण शक्ति संपन्न शत्रु कौन हो सकता है, यह बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। अपनी जानकारी में राजा का कोई शत्रु नहीं था जिस पर उन्हें संदेह होता। इसी समय कई सिपाहियों ने आकर एक नई सूचना दी। महाराज, महल के स्थान पर जो तालाब बन गया था वह पानी के स्थान पर खून से लबालब भर गया है और उसमें एक कटा हुआ सिर तैर रहा है। सिर किसी स्त्री का मालूम होता है। अब तो राजा इस तरह तिलमिलाकर उछला मानो पांव तले जलता हुआ अंगारा पड़ गया हो। कुछ विश्वस्त सैनिकों को साथ लेकर राजा तालाब की ओर चल पड़ा। सूचना देने वालों ने सच ही कहा था। राजा ने स्वयं जाकर देखा, वह तालाब खून से भरा हुआ था। एक कटा सिर खून की सतह पर तैर रहा था। राजा साहब रोमांचित हो उठे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि तालाब में इतना ढेर सारा खून कहाँ से आ गया। खून मनुष्य का है अथवा पशु का। राजा ने कटे हुए सिर को निकालने का आदेश दिया। जाल की सहायता से वह सिर बाहर निकाला गया। उसे तुरंत पहचान लिया गया। वह राजकुमारी दासी की बेला जो थी उसका सिर था। बेला की हत्या किसने की, किस उद्देश्य से की और उसका सिर खून भरे तालाब में क्यों फेंक दिया, यह रहस्य कम जटिल नहीं था। राजकुमारी की सहेली किरण के बयान के अनुसार दुर्घटना के समय स्वर्ण महल में जो बेला राजकुमारी के पास मौजूद थी। इसी समय राजा के दिमाग में यह प्रश्न उठा कि दूसरी दासी कृष्णा कहाँ है। बेला के सिर को सुरक्षित रखने का आदेश देकर वह कृष्णा की खोज में चल पड़े। वह कृष्णा को किसी नौकर से बुलवा सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वास्तव में उन्हें अपने कर्मचारियों पर अब विश्वास नहीं था। वह स्वयं इस षड्यंत्र की खोजबीन करना चाहते थे। कृष्णा दासी का मकान राजमहल से कुछ ही दूरी पर स्थित था। वह एक विधवा स्त्री थी और अकेली रहती थी। राजा का रथ कृष्णा के मकान के सामने रुका तो वहां सन्नाटा छाया हुआ था। मकान का दरवाजा खुला हुआ था। राजा अपने दोनों अंगरक्षक सैनिकों सहित मकान के अंदर गए तो कृष्णा को अपने बिस्तर पर मरनासन हालत में पड़ी पाया। वहां और कोई नहीं था। राजा ने उसे आवाज दी तो उसने चौंक कर आंखें खोली। वह कुछ बोल नहीं सकी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा उसके बिस्तर के पास आकर खड़े हो गए और नम्रता से बोले, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करने आया हूँ। कृष्णा ने उठने की कोशिश की मगर वह उठ ना सकी। बोलने की कोशिश की तो होठ फड़कते रहे लेकिन वह बोल नहीं सकी। राजा को समझते देर नहीं लगी कि वह उठने और बोलने में असमर्थ है। राजा ने पूछा, क्या तुम बोल नहीं सकती? कृष्णा ने अपना मुंह खोलकर जो उसे उंगली से अपनी जीभ की ओर इशारा किया। राजा यह देखकर चकित रह गए कि कृष्णा की जीभ आधी कटी हुई है, इसलिए वह बोल नहीं पा रही है। 3 दिन पहले कृष्णा बिल्कुल ठीक थी, अचानक उसकी जीभ कब कट गई
यह तथ्य भी अपने आप में कम रहस्यपूर्ण नहीं था। कृष्णा के गूंगी होने से राजा को बड़ी निराशा हुई। वह कृष्णा से दुर्घटना के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सके। किरण की बातों से उसे कृष्णा पर संदेह हो गया था। वह समझते थे कि दुर्घटना में किसी न किसी रूप से कृष्णा का भी हाथ हो सकता है, लेकिन कृष्णा की दशा देखकर वह संदेह भी जाता रहा। कृष्णा के आंसू इस बात की गवाही थे कि वह स्वयं दुर्घटनाग्रस्त है और साथ ही निर्दोष भी। कृष्णा के हाथ के इशारों से राजा को कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, परंतु राजा उसका हाथ से समझ नहीं पा रहे थे। वह कृष्णा को जैसी तैसी छोड़कर वापस लौट गए। रहस्य की लंबी डोर में फिर एक गांठ और लग गई। जिस समय वह कृष्णा के घर से राजमहल लौट रहे थे, उनका रथ एक स्थान पर अड़ गया, मानो कोई रथ के पहियों को मजबूती से पकड़कर बैठा हो। सारथी ने घोड़ों को कितने ही चाबुक मारे, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ा, बल्कि पिछली टांगों पर खड़े होकर हिनहिनाने लगा। सारथी ने आगे बढ़ने में असमर्थता दिखाई तो राजा हैरान परेशान होकर इधर उधर देखने लगे। दूर दूर तक कोई नहीं था। राजा सारथी सहित रथ से नीचे उतरे और रथ तथा घोड़ों का निरीक्षण करने लगे कि आखिर बात क्या है। लेकिन रथ और घोड़े में कोई खराबी नहीं थी। वहां की भूमि भी समतल और चिकनी थी, फिर भी रथ अड़िग खड़ा था। जिस समय राजा और सारथी रथ के पहियों का निरीक्षण कर रहे थे, अचानक वातावरण में किसी का क्रूर अट्टहास गूंज उठा और वे स्तब्ध रह गए। अट्टहास की आवाज किसकी है और कहाँ से आ रही है? अन्य घटनाओं की तरह यह घटना भी रोमांचक थी और रहस्यपूर्ण थी। सारथी भय से कांप रहा था। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। राजा भी अपनी फटी आंखों से आकाश की ओर देख रहा था। अट्टहास की ककरस आवाज लगातार गूंज रही थी। लगातार 5 मिनट तक वह गूंजती रही। उसके बाद एकदम बंद हो गई और कठोर स्वर उभरा, राजन, राज्य में जो घटनाएं घट रही हैं, उनके लिए तुम स्वयं उत्तरदायी हो। जब तक तुम पूर्णतः तुम्हारा विनाश नहीं हो जाएगा, दुर्घटनाएं बराबर होती रहेंगी। और जोर जोर से अट्टहास होने लगा। राजा विस्मय और गलानी से तिलमिला उठे। वह चीख कर बोले, तुम कौन हो? कहाँ हो? सामने आकर बातें करो। मैं तुमसे दूर नहीं हूँ राजन। तभी आवाज आई, ठीक तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम केवल 2 गज के फासले पर हो। तुम मुझे खूब अच्छी तरह से पहचानते हो, लेकिन अफसोस कि तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो। राजा बौखलाए से चारों तरफ देखने लगे। दूर दूर तक उन्हें कोई दिखाई नहीं पड़ा। खींच कर वह तड़प उठे, तुमने मेरे रथ को क्यों पकड़ रखा है? यह तुम्हारा अभिमान है और अकड़ की तुम्हारे विनाश का कारण है। राजन, जब तक तुम इनका परित्याग नहीं करोगे, तुम्हें संकटों से छुटकारा नहीं मिलेगा। राजा ने कड़क कर बोले, तुम चाहते क्या हो? अगर तुम संकटों से छुटकारा पाना चाहते हो राजन, तो तुम्हें प्रजा से क्षमा मांगनी होगी, क्योंकि तुमने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए प्रजा को बहुत सताया है। प्रजा से क्षमा मांगने पर क्या मुझे मेरी बेटी वापस मिल जाएगी? राजा ने आतुरता से प्रश्न किया। इसके लिए वादा नहीं किया जा सकता राजन, परंतु तुम आगे आने वाली मुसीबतों से बच जाओगे। राजा ने कहा, धूर्त शैतान कहीं के, कौन हो तुम? मैं समझ रहा हूं कि तुम कोई प्रेत अथवा दुष्ट आत्मा या राक्षस हो। तुमने मेरी बेटी का अपहरण कर लिया है और ये घटनाएं रच रहे हो। यह घटनाएं रचकर तुम मुझसे राज्य छीनना चाहते हो, परंतु तुम्हारी यह चाल कामयाब नहीं हो सकती। इतना कहकर राजा ने तरकस से एक तीर निकाला और धनुष पर चढ़ाकर उसे अदृश्य आवाज की ओर छोड़ना चाहा। उसी समय घुड़सवार राजा के सामने आकर खड़ा हो गया। वह बाण नहीं छोड़ सके। घुड़सवार पसीने से लथपथ था, मानो लंबी यात्रा करके आ रहा हो। उसने घोड़े से उतरकर राजा को प्रणाम किया और घबराए स्वर में बोला, मैं आपकी ही तलाश में निकला था पिताजी। संयोग की बात है कि आप मुझे मिल गए। कृपया तुरंत महल में चलिए। राजा ने कहा, क्यों, क्या बात है? राजा ने राजकुमार विजय को ध्यान से देखते हुए पूछा। राजकुमार विजय बोले, मैं यहाँ आपसे कुछ नहीं बता सकूंगा, आप स्वयं चलकर देख लीजिए। राजा ने कहा, लेकिन मैं चलूँ कैसे? किसी अदृश्य शक्ति ने रथ को आगे बढ़ने से रोक रखा है। तो राजकुमार कहने लगे, यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? महाराज बोले, मैं ठीक कह रहा हूँ, आप स्वयं इस बात की परीक्षा कर लीजिए। कि राजकुमार ने सारथी से कहा कि घोड़ों को लगाम थाम ली
और उसे चलने का संकेत किया तो रथ आसानी से आगे बढ़ गया। राजा और सारथी अचरज की सीमा से उन्हें देख रहे थे, बड़े अचंभित थे कि रथ कैसे चल गया। राजा बोले, तुम्हारे हाथों में कोई जादू है क्या? हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद रथ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। तो राजकुमार कहने लगा, घोड़े भूखे होंगे इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया होगा। राजकुमार हंसकर बोला था। राजा को यह बात चुभ गई, क्योंकि वे समझते थे कि राजकुमार ने ऐसा कहकर उन पर व्यंग किया है। राजा को महल में पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए उस समय उन्होंने राजकुमार से विवाद नहीं किया। उन्हें यह भय था कि कहीं रथ फिर ना अड़ जाए, इसलिए उन्होंने सारथी को राजकुमार के घोड़े पर आने को कहा और राजकुमार से रथ हाँकने को आग्रह किया। राजकुमार उन्हें रथ पर बैठाकर रथ हाँकने लगा। रथ बिना किसी विघ्न बाधा के तेजी से दौड़ने लगा। राजा मन ही मन इस तर्क वितर्क में डूब गए कि अचानक ही वह दृश्य आवाज कहाँ गायब हो गई और रथ कैसे चलने लगा। उन्होंने अदृश्य आवाज के विषय में राजकुमार को कुछ नहीं बताया, लेकिन उनके मन में यह शंका उठ रही थी कि रोकने वाले अदृश्य आवाज का कोई ना कोई संबंध राजकुमार जो विजय से अवश्य है। इसके माने स्वयं राजकुमार विजय राजा के विरुद्ध षड्यंत्र करने में तो शामिल नहीं, लेकिन क्यों? राजा ने विजय पर अपनी यह शंका प्रकट नहीं होने दी और वह अपने मन में ही तरह तरह के विचार सोचते रहे। वह चुपचाप उनकी गतिविधियों का अध्ययन करते रहे। रहस्यों के गहरे और अंधे कुएं में वे कोई मार्ग नहीं खोज पा रहे थे। महल आकर उन्होंने जो सूचना पाई और जो दृश्य देखा वह उनके विस्मय, गलानी और दुख की चरम सीमा थी। उनके आते ही महल के नौकरों ने उन्हें कटा हुआ हाथ दिखाते हुए कहा, महाराज, अभी घंटा भर पहले यह कटा हुआ हाथ आंगन में गिरा है। भगवान जाने यह शैतानी किसने की है, पता नहीं किसका हाथ है। देव योग से उस समय राजकुमार महल में उपस्थित थे। हमने यह खबर उन्हें बताई। राजा समझ गई राजकुमार उसकी खोज में किस लिए निकला था। वह हाथ कोहनी से नीचे तक का हिस्सा था। राजा ने उसे गौर से देखने लगे। गोरा गोरा हाथ, कोमल हथेली, लंबी पतली उंगलियां, हथेली पर मेहंदी रची हुई थी, उंगलियों के हीरे की बहुमूल्य अंगूठियां। हाय! राजा चिल्लाने लगा, यह तो मेरी बेटी स्वर्ण प्रभा का हाथ है। राजा दाहड़ मारकर रो पड़े। महल में फिर कोहराम मच गया। दर्शकों और शुभचिंतकों की भीड़ लग गई। दुख और करुणा का सागर बहने लगा। राजा कटे हाथ को हृदय से लगाए पागलों की तरह विलाप करने लगा। राजकुमारी स्वर्ण प्रभा की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक अंधेरी कोठड़ी में खाट पर पाया। उसे अपने शरीर से बेहद कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने उठने की कोशिश की तो उठ नहीं सकी। उसे लगा उसका सिर चकरा रहा है, हाथ पैर झंझना रहे हैं। वह असमर्थ असहाय-सी अंधेरे में घूरती रही। उसे भूख प्यास भी सता रही थी। वहां पर भूख प्यास मिटाने का कोई साधन नहीं था। घटना चक्र उसे एक एक करके याद आने लगा, लेकिन वह क्यों और कैसे घटित हुआ यह रहस्य वह नहीं सुलझा पाई थी। अचानक उसे अपने स्वर्ण महल और पिता की याद आ गई। उसकी आंखों से आंसू बह चले। उसने दुर्भाग्य पर उसका रोम रोम सिसक उठा। जाने कितनी देर तक वह रोती सिसकती रही। अचानक कोठरी में जो रोशनी फैल गई। स्वर्ण प्रभा ने आंखें फाड़कर अचरज से देखा, कोई व्यक्ति जलती हुई मसाल लिए उसकी तरफ चला आ रहा है। उस व्यक्ति का सारा शरीर रीछ जैसा था। मुख पर काले कपड़े के नकाब थी। सिर्फ उसकी आंखें दिखाई देती थीं। स्वर्ण प्रभा उसे देखकर भय से चीख उठी। उसने अपना मुख हथेली से ढक लिया। स्वर्ण प्रभा के निकट आकर वह व्यक्ति बड़ी मधुर आवाज में बोला, डरो नहीं राजकुमारी, मैं तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। मैं तो तुम्हारे जीवन की रक्षा करना चाहता हूँ। डरावनी शकल वाले व्यक्ति की मधुर वाणी ने राजकुमारी का भय कुछ सीमा तक कम कर दिया। वह चेहरे से हाथ हटाकर कांपती आवाज में बोली, मैं यहाँ क्यों लाई गई हूँ? तुम कौन हो? तो वह बोला, घबराओ नहीं राजकुमारी, तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। नकाबधारी हंसकर बोला, आज 4 दिन बाद तुम्हारी बेहोशी दूर हुई है। तुम्हें भूख प्यास सता रही होगी, बोलो क्या खाओगी? नकाबपोश के मुंह से हमदर्दी के बोल सुनकर राजकुमारी की भूख प्यास बढ़ गई। वह ललक कर बोली, कुछ भी खा लूंगी, भूख के मारे मेरी अंतड़ियां ऐंठ रही हैं। नकाबपोश तुरंत वापस मुड़ा
और अंधेरे में खो गया। लगभग 5 मिनट बाद कोठरी में फिर मसाल की रोशनी फैल गई। नकाबपोश हाथों में भोजन का थाल लिए राजकुमारी के पास आया। राजकुमारी यह देखकर चकित रह गई। भोजन का थाल लेकर आने वाला नकाबपोश पहले आने वाले नकाबपोश से कद में काफी छोटा था। उसके हाथ कलाई से उंगलियों तक खुले हुए थे, जो किसी स्त्री के हाथ मालूम होते थे। इसके अलावा उसका नकाब काले रंग के स्थान पर गहरे लाल रंग का था। मसाल की रोशनी काफी तेज थी, इसलिए राजकुमारी को पहले और दूसरे नकाबपोश के अंतर समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जब लाल नकाबपोश ने उसे भोजन करने को कहा तो उसकी आवाज से राजकुमारी का संदेह विश्वास में बदल गया कि वह स्त्री है, जबकि पहला वाला नकाबपोश जो कोई पुरुष था। राजकुमारी को लगा कि वह षड्यंत्रकारियों के जाल में फंस गई है। षड्यंत्रकारी स्त्री और पुरुष दोनों हैं। राजकुमारी को इतनी कमजोरी महसूस हो रही थी कि वह स्वयं अपने हाथों से भोजन नहीं कर सकती थी। लाल नकाबपोशधारी ने बड़े ही अपनत्व और अपनेपन से बड़े प्यार से उसे भोजन खिलाया। राजकुमारी के भोजन कर लेने के तुरंत बाद लाल नकाबपोशधारी वहां से चला गया, लेकिन राजकुमारी उससे बातें करना चाहती थी। कुछ ही देर बाद पहला काला नकाबधारी कोठरी में फिर आया और राजकुमारी से बोला, स्वयंप्रभा, तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है? राजकुमारी को आश्चर्य हुआ कि नकाबपोशधारी उसका नाम भी जानता है। वह व्याकुलता से बोली, कैद में सुखी कौन रह सकता है? साफ साफ बताओ कि मुझे यहाँ किस लिए लाया गया है और तुम कौन हो? तो वह कहने लगा, तुम्हें ले आने का उद्देश्य बहुत साधारण है। तो राजकुमारी ने पूछा, वह क्या? तो वह कहने लगा, तुमसे और तुम्हारे पिताजी से बदला लेने के लिए। बदला? मैंने और मेरे पिताजी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? राजकुमारी कहने लगी। तो वह बोला, समय आने पर तुम्हें यह सब बात मालूम हो जाएगी। नकाबपोश कठोर हंसी हंसकर बोला, वास्तव में तुम्हारे पिता मेरे शत्रु हैं, फिर भी मैं तुम्हें सताऊंगा नहीं। अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही हमदर्दी है तो मुझे मेरे पिता के पास पहुंचा दो। राजकुमारी कहने लगी। तो वह कहने लगा, पहुंचा दूंगा। तो राजकुमारी ने पूछा, कब? तो वह कहने लगा, मेरी एक शर्त है। राजकुमारी बोली, क्या शर्त है? तुम्हें अपनी हस्तलिपि में अपने पिता को एक पत्र लिखना होगा। राजकुमारी बोली, पत्र? कैसा पत्र? उसने बड़े अचरज से प्रश्न किया। तो उसने कहा, तुम्हें उस पत्र में लिखना होगा कि तुम्हारे भाई राजकुमार विजय ने तुम्हारा अपहरण किया है और किसी अज्ञात स्थान पर बंदी बना रखा है, और यह भी लिखना होगा कि विजय द्वारा जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है और उसका विश्वास ना करें और उसे तुरंत बंदी बना लें। राजकुमारी कहने लगी, मैं अपने भाई पर झूठे आरोप नहीं लगा सकती। राजकुमारी तड़प कर कहने लगी, अभी तो तुम मुझे और मेरे पिता को अपना दुश्मन कह रहे हो, अब उसमें मेरा भाई भी कहाँ से शामिल हो गया? नकाबपोशधारी बोला, तुम्हारा भाई हम सबका दुश्मन है स्वयंप्रभा। नकाबपोश के कठोर स्वर में बोला था, वह तुम्हारा और तुम्हारे पिता का जानी दुश्मन है। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। जो कुछ भी हो, मैं बिना प्रमाण के अपने भाई को दोषी नहीं ठहरा सकती। राजकुमारी ने कड़क कर कहा। तो नकाबपोशधारी कहने लगा, तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा स्वयंप्रभा। और उसकी आवाज कठोर हो गई। अगर 2 दिन के अंदर तुमने अपने पिता को पत्र नहीं लिखा, तो राजकुमारी का स्वर कांप उठा, तो तुम्हें अपने पिता का कटा हुआ सिर अपने सामने मिलेगा। तो राजकुमारी कहने लगी, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। राजकुमारी कानों पर हाथ धरकर बड़ी जोर से चीखने लगी और दूसरे ही क्षण बेहोश हो गई। नकाबपोशधारी ने एक क्रूर ठहाका लगाया और कोठरी से बाहर आ गया। उसके निकलते ही कोठरी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उधर राजा संकटों और षड्यंत्रों के जाल में उलझा हुआ था। व्यक्तिगत परेशानियों के कारण उन्होंने राजकाज में रुचि लेना छोड़ दिया था। उन्हें प्रजा के सुख दुख की कोई परवाह नहीं रह गई थी। शासन के संचालन का कार्य उन्होंने अपने सलाहकार बुद्धिसेन और सैनिक अधिकारियों पर छोड़ दिया था। वह स्वयं दिन रात अपने विरुद्ध होने वाले षड्यंत्रों का पता लगाने और अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रयत्न में व्यस्त रहते थे। राजा की उदासीनता के कारण प्रजा निरंकुश होती जा रही थी। राज्य में अशांति, अपराध और अनुशासनहीनता बढ़ रही थी। अकाल पीड़ित जनता अपनी भूख शांत करने के लिए तरह तरह के अपराध करने लगी थी। आए दिन चोरी, हिंसा और लूटमार की घटनाएं होने लगीं। जो लोग सबल और दुस्साहसी थे वे अपराध करते, परंतु कमजोर वर्ग वाले अपराध से डरता था।
उसे एकमात्र राजा की दया और उदारता का सहारा था। लेकिन राजा को दया दान की फुर्सत कहाँ थी। उन्हें अपने दुखों के आगे प्रजा का दुख नागण्य लगता था। गरीब लोग आए दिन जुलूस बनाकर राजमहल के सामने उपस्थित होते और राजा से अन्न वस्त्र मांग करते। साथ ही उनका नारा यह भी था कि राजकुमार विजय को युवराज घोषित करके राज्य संचालन उनके हाथों में सौंप दिया जाए। लेकिन गरीबों की करुण पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं था, बल्कि राजा के सैनिक उन्हें मार पीट कर राजमहल से दूर भगा देते थे। उन्हीं दिनों की घटना है। एक साम्राज्य में अकाल पीड़ित क्षेत्रों में कई बैलगाड़ियां दिखाई दी। उन बैलगाड़ियों पर अनाज के बोरे और वस्त्रों के गट्ठर लदे हुए थे। हर बैलगाड़ी पर एक सिपाही बैठा था और टीन के भोंपू द्वारा जोर जोर से ऐलान कर रहा था, राजा की ओर से अकालग्रस्त जनता को अन्न वस्त्र बांटा जाएगा, जरूरतमंद लोग तुरंत आए। यह सुखद घोषणा सुनते ही जनता में हर्ष की जो लहर उठ गई। लोग राजा की जय जयकार करते हुए बैलगाड़ियों की ओर दौड़ पड़े। लाखों की संख्या में अन्न वस्त्र बांटा गया। तारीफ की बात यह थी कि प्रत्येक परिवार को इतनी मात्रा में अन्न बांटा गया कि आगामी 3 माह तक वह अपना भरण पोषण कर सके और नई फसल होने तक उसे भूख से बिलबिलाना न पड़े। गरीब जनता राजा का यशोगान करती नहीं थकती थी और उनके रोम रोम से आशीर्वाद फूट रहे थे। लेकिन अचरज की बात तो यह थी कि राजा इस घटना के बारे में उसे कुछ नहीं मालूम था। उन्होंने अपनी ओर से जनता को अन्न वस्त्र बांटने का कोई आदेश नहीं दिया था। उन्होंने इस विषय पर सोचा तक नहीं था। जब दया दान प्राप्त जनता उन्हें धन्यवाद और बधाई देने के लिए राजमहल के सामने इकट्ठा हुई तो उनके अचरज का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा ने विस्मय से कहा कि उन्होंने ऐसा कोई आदेश नहीं निकाला है। इस पर कई लोग उनकी महानता को सराहते हुए बोले, महापुरुष अपने कार्य को ढिंढोरा नहीं पीटते, आप दानवीरता को गुप्त रखना चाहते हैं। राजा ने हैरान होकर बुद्धिसेन और सैनिक अधिकारियों से पूछताछ शुरू करी। बुद्धिसेन ने अचरज से कहा कि मैंने इस घटना के विषय में सुना तो यह समझा कि अन्न वस्त्र आपकी ओर से बंटवाया जा रहा है, इसलिए मैंने खोजबीन नहीं की। राजा ने कहा, ऐसी ही बात सैनिक और अधिकारियों ने भी राजा से कही। इस पर राजा बिगड़ कर बोले, मुझ पर चारों ओर से विपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे समय में मुझे अब अन्न बांटने की सुध है। आप लोग अन्न वस्त्र बांटने वाले को पकड़कर तुरंत मेरे सामने पेश करो। बुद्धि और सैन और सैनिक तत्काल ही राजा का आदेश का पालन करने के लिए निकल पड़े। राजा का यह संदेश अब विश्वास में बदल रहा था कि उनका बेटा विजय उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, क्योंकि विजय सदा प्रजा का पक्ष लेता है। वह पहले ही प्रजा को अन्न और वस्त्र बांटने का आग्रह कर चुका है। इसके अलावा भी अन्य कई तथ्य विजय के प्रति संदेह उत्पन्न करते थे, परंतु बिना किसी ठोस प्रमाण के वह विजय को दोषी नहीं ठहराना चाहते थे। दानदाताओं की खोज में निकले हुए बुद्धिसेन और सैनिकों को हाथ जो निराशा ही लगी। दानदाता अन्न वस्त्र बांट कर जा चुके थे। वे कौन थे, किस दिशा से आए और किस दिशा में गए, यह कोई नहीं बता सका। उनके ना पकड़े जाने पर राजा बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने राजकुमार विजय को बुलाकर डपटते हुए कहा, तुमने प्रजा को अन्न वस्त्र बंटवाया है। विजय पहले कुछ क्षणों तक खामोश रहा, फिर शालीनता से बोला, ऐसा तो मैंने नहीं किया पिताजी, लेकिन यदि वास्तव में जनता को अन्न वस्त्र की सहायता मिली है तो यह तो बहुत उत्तम कार्य हुआ है। राजा चीख कर बोले, चुप रहो, यह सब तुम्हारी ही कारगुजारी है। मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए पिताजी, विजय ने निर्भीकता से कहा। तुम बहुत ढीठ हो गए हो, राजा क्रोध से चिल्लाते हुए बोले। मैंने तुम्हें अपने उत्तराधिकार से वंचित करके आजीवन कारावास में डाल दूंगा। तब वह बुद्धिसेन कहने लगे, राजा साहब ऐसा नहीं करिए और शांत हो जाइए, और राजा को समझाने लगे, पिता पुत्र के विवाद, मतभेद और दुराभाव होना अच्छा नहीं होता। आपके शत्रुओं और प्रजा पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। वे आपसे आपसी अनबन का नाजायज फायदा उठाने लगेंगे। यह तो तुम ठीक कहते हो बुद्धिसेन, लेकिन अब मुझे इसका विश्वास नहीं हो रहा। तो वह कहने लगा, महाराज, विश्वास की जड़ें इतनी कमजोर नहीं होती। बुद्धिसेन ने भी गंभीरता से बोले, संभव है षड्यंत्रकारी आपको राजकुमार के प्रति भड़काने के लिए संदेह कार्य कर रहे हैं, जिससे कि संदेह तो मेरा राजकुमार पर जाए, इसलिए आप सोच समझकर कदम उठाएं। बुद्धिसेन की इस बात पर राजा विचार मग्न हो गए। जिस समय राजा और बुद्धिसेन में ये बातें हो रही थी, सायंकाल गोधूली का समय था।
वे लोग राजमहल से बाहर उद्यान में बैठे बातें कर रहे थे। अचानक तीर की तरह सरसराती हुई कोई चीज आकाश मार्ग से नीचे की ओर उतरी और उसकी सरसराहट तेज हवा जैसी थी। बचिए महाराज बचिए, सहसा बुद्धिसेन जोर से चीखा। राजा और विजय सिंह चौंक पड़े। उनका ध्यान आकाश की ओर चला गया। क्षण भर में ही वह अचंभित हो उठे। वह एक अत्यंत डरावनी आकृति थी, एक विशालकाय दैत्य जिसे वे एक बार पहले भी देख चुके थे। बुद्धिसेन तो चीखते चिल्लाते हुए महल की ओर भागे, परंतु राजा चाहकर भी भाग नहीं सके। उन्हें लगा कि उनके पैर मन मन भर के हो गए हैं। वह बहुत ही जड़वत से खड़े रहे। राजकुमार फुर्ती से अपने स्थान से कुछ कदम पीछे हटा और धनुष पर बाण चढ़ाने लगा। दैत्य ने अपना एक हाथ हवा में लहराया और राजा की गर्दन को उसमें बांधकर ऊपर उड़ाने लगा। राजा चीख पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ। विजय ने दैत्य की बाह को लक्ष्य बनाकर तीर छोड़ा। निशाना अचूक था। तीर उसकी बाह में जा चुभा जो राजा की गर्दन से लिपटी हुई थी। दैत्य की पकड़ ढीली हो गई। राजा लद्द से जमीन पर आकर गिरे और गिरते ही बेहोश हो गए। अब तक चीख पुकार सुनकर तमाम सैनिक और सिपाही वहां पहुंच चुके थे, लेकिन उनमें से कुछ करते धरते नहीं बन रहा था। दैत्य की बाह से खून टपक रहा था और अपने उद्देश्य में असफल होकर वह तेजी से विपरीत दिशा में उड़ता जा रहा था। विजय ने जमीन पर दौड़ते हुए उस पर दूसरा तीर छोड़ा तो वह घायल गिद्ध की भांति धरती की ओर आने लगा और चोट के कारण वह ऊपर उड़ने में असमर्थ हो चुका था। तीर लगने से वह घायल होकर राजमहल से 1 मील की दूरी पर स्थित जंगल में पैरों के बल सीधा गिरा। देव योग से वहां पर एक विशालकाय अजगर अपना भयानक मुंह खोले लंबी लंबी सांसें ले रहा था। दैत्य अजगर के मुंह में समाने लगा। यह देखकर राजकुमार ने दैत्य और अजगर दोनों पर तीर छोड़े। वह दैत्य को अजगर के द्वारा निगलने नहीं देना चाहता था ताकि उसे पकड़कर उसका भेद जान सके, लेकिन एक ही क्षण बाद उसे ऐसा लगा कि उसकी कमर एक मोटे रस्से से तेजी से लिपटती जा रही है। घबराकर उसने इधर उधर देखा तो उसे इस सच्चाई का ज्ञान हुआ कि अजगर ने अपने पिछले सिरे से उसे कसकर लपेट लिया है। वह तीर चलाने में असमर्थ हो गया। अजगर की पकड़ को हाथों से छुड़ाने लगा। दैत्य अजगर द्वारा आधे से ज्यादा निगला जा चुका था। राजकुमार को लगा कि उसकी कमर टूटना चाहती है। वह छटपटा रहा था। उसी समय एक सुंदर लड़की सफेद हाथी पर सवार उधर से निकली। उसके हाथ में नुकीला बल्लम था। राजकुमार को संकट में देखकर उसने हाथी को उकसाया और अजगर के शरीर पर बल्लम से प्रहार करने लगी। अजगर ने पीड़ित दैत्य को छोड़ दिया। घायल दैत्य चील की तरह झपट्टा मारकर ऊपर गया। हाथी ने अजगर का मुंह कुचल दिया। उसकी पकड़ ढीली होते ही राजकुमार उसके जहरीले बंधन से छूटकर बेहोश हो चुका था। लड़की ने उसे हाथी के औंधे पर लिटा लिया और राजमहल की ओर चल दी। उधर राजा को जब होश आया तो सबसे पहले उसने राजकुमार विजय को याद किया। राजा को इस बात का बड़ा दुख और पछतावा हो रहा था कि बेकार में ही वह अपने बेटे को अपना विरोधी समझते थे। यदि विजय कुमार ऐन मौके पर दैत्य से लोहा नहीं लेता तो निश्चय ही वह आज उसको उठा कर ले गया होता। वह विजय के समक्ष अपनी गलतफहमी पर खेद प्रकट कर उसे युवराज का पद देने के लिए आतुर थे। पिता के बुलावे पर राजकुमार उनके विश्राम कक्ष में आया तो उसके साथ कला और बुद्धिसेन भी थे। कला वही साहसी और सुंदर नवयुवती थी जिसने राजकुमार को दैत्य और अजगर के चंगुल से छुटाया था। कला राजा के सलाहकार बुद्धिसेन की होनहार पुत्री थी। विजय जब राजा के पास आया तो उसे हृदय से लगाकर स्नेह पूर्वक राजा बोले, राजकुमार मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे प्रति गलतफहमी का शिकार था। अपने प्राण संकट में डालकर तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है। मुझे तुम्हारे जैसे वीर पुत्र पर गर्व है। वह तो मेरा कर्तव्य था पिताजी, राजकुमार ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया। वास्तव में विजय का कार्य सराहनीय था। पीछे खड़े बुद्धिसेन ने भी प्रशंसा की, लेकिन कला का साहस और वीरता बेजोड़ है। विजय ने हाथ थामकर उसके पिता के सम्मुख लाते हुए कहा, इस लड़की ने मुझे मौत के मुंह में जाने से बचाया है। राजा अचरज से कला की ओर देखने लगे। कला ने राजा को प्रणाम किया। शर्म और संकोच से उसका शीश झुक गया। तो विजय ने पिता को कला का परिचय दिया और वह सारा बकाया सुनाया। राजा कला के सिर पर हाथ फेरते हुए गदगद स्वर में बोले, भाई बुद्धिसेन, वास्तव में तुम्हारी पुत्री महान है। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बुद्धिसेन और कला ने
राजा की सद्भावना के प्रति आभार प्रकट किया। राजा बुद्धिसेन को संबोधित करते हुए कहा, आज से मैं विजय को युवराज घोषित करता हूँ और यह तुम्हारे संरक्षण में राजकाज देखेगा। जय हो महाराज, बुद्धिसेन ने जय जयकार करते हुए कहा, आपने उचित न्याय किया है। मुझे विश्वास है कि राजकुमार अपना उत्तरदायित्व निभाने में सफल होंगे। राजा के आदेश पर बुद्धिसेन ने राजकुमार को विधिवत युवराज पद प्रदान किया और उसकी राज्य में घोषणा कर दी। राज्य की जनता में हर्ष की लहर दौड़ गई, क्योंकि राजकुमार जनता का हितैषी था। शासन का कार्य हाथ में लेते ही राजकुमार ने जनता की भलाई के कार्य शुरू कर दी। राजकुमार के युवराज पद पर आसीन होने के चौथे ही दिन एक घटना फिर घटी। रात्रि को लगभग 1 बजे के करीब, जबकि चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, लोग गहरी नींद में थे, राजमहल के पहरेदार जोर जोर से चीखने लगे, उड़ता महल, उड़ता महल। यह शोर शराबा सुनकर राजा की नींद टूट गई। राजकुमार भी हड़बड़ाकर उठ बैठा। सब के सब बाहर आंगन में आकर आकाश की ओर देखने लगे। वास्तव में आकाश की काफी ऊंचाई पर गैस के गुब्बारे की भांति एक महल उड़ता जा रहा था। राजा और राजकुमार आंखें फाड़े खड़े हुए इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। उड़ते हुए महल की दूरी इतनी अधिक थी कि उसे नीचे गिराना, कब्जे में लेना असंभव था। वे हाथ मलकर जो रह गए, कुछ ही क्षणों में महल आंखों से ओझल हो गया। इस घटना से राजा को अविश्वास का निदान हो गया। राजकुमारी की सहेली किरण के बयान पर उन्हें बड़ा क्रोध आया कि महल जमीन में धंस गया था। उनके आदेश पर किरण को तुरंत उनके सामने पेश किया गया। राजा ने झूठा बयान देने के कारण उसे डांटते हुए बताया कि किरण ने निर्भीकता से कहा कि महाराज, उसका बयान भी झूठा नहीं था। राजा को शक हुआ कि षड्यंत्र में किरण का भी हाथ है। उन्होंने किरण को तुरंत जेल में डाल देने का आदेश दे दिया। किरण तुरंत ही बंदी बना ली गई। प्रातः जब राजकुमार, राजा और बुद्धिसेन षड्यंत्रों के विषय में विचार विमर्श कर रहे थे, तो राज्य के सैनिक अधिकारी देवव्रत ने वहां उपस्थित होकर राजा से एकांत में कुछ बातें करने की आज्ञा मांगी। राजा उसे लेकर एकांत में चले गए। देवव्रत ने बहुत ही धीरे धीरे कोई बात कही, जिसे सुनकर राजा की बाहों में बल पड़ गए। वह भड़क कर बोले, तुम ऐसा किस आधार पर कह रहे हो? तो वह कहने लगा, आधार तो कुछ समय बाद ही स्पष्ट कर सकूंगा महाराज, अभी मेरे पास ठोस प्रमाण का अभाव है। देवव्रत आग्रह पूर्वक बोला, आप किरण को जेल से मुक्त कर दें, इसके द्वारा हमें षड्यंत्र का पता लगाने में सहायता मिलेगी। राजा को देवव्रत की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि देवव्रत और किरण में कोई साठगांठ है, इसलिए देवव्रत किरण को मुक्त कराने की बात कह रहा है। उन्होंने देवव्रत का आग्रह अस्वीकार कर दिया। परंतु दूसरे ही दिन प्रातःकाल ऐसी घटना घटी जिससे राजा को देवव्रत की बातों को सच मानने के लिए बाध्य कर दिया। प्रातः जब राजा सोकर उठे तो उन्हें एक श्वेत कबूतर चोंच में एक पत्र दबाए उनके कक्ष में आया और कबूतर पत्र को उनके पलंग पर गिराकर फुर्र से उड़ गया। जब तक राजा कबूतर को पकड़ने का कोई उपाय करते, वह आकाश की ऊंचाइयों में विलुप्त हो चुका था। हार कर राजा ने वह पत्र उठाया और उसे पढ़ते हुए दुख और क्रोध से बिलबिला उठे। वह पत्र उनकी पुत्री स्वर्णप्रभा की हस्तलिपि में था। पत्र में स्वर्णप्रभा ने लिखा था कि जो उसे काले नकाबधारी ने लिखने के लिए बाध्य किया था। राजा इस संदेह पर वापस लौट आए कि षड्यंत्र का एकमात्र दोषी उनका पुत्र विजय ही है। उन्हें प्रसन्नता हुई कि उनकी बेटी जीवित है। बात की बात में राजा ने विजय से युवराज समस्त अधिकार छीन लिए और उसे जेल में डाल दिया। युवराज के बंदी बनाए जाने का समाचार से कला बहुत दुखी हुई। उसने अपने पिता बुद्धिसेन से विजय की मुक्ति की सिफारिश की। बुद्धिसेन ने असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, स्वर्णप्रभा के हस्तलिखित पत्र ने राजा को पागल बना दिया है। अब वे किसी भी कीमत पर विजय को क्षमा नहीं कर सकते। यदि मैंने उनसे सिफारिश की तो वे मुझसे भी नाराज हो जाएंगे। मैं राजा से स्वयं मिलूंगी। कला ने निर्भीकता से कहा, मेरा दिल कहता है कि युवराज निर्दोष है। उसके जैसा कोमल हृदय वाला कर्तव्यपरायण युवक
अपने पिता के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं रच सकता। बुद्धिसेन जानते थे कला युवराज विजय की बाल मित्र भी है, वह उसकी भलाई के लिए कुछ भी कर सकती है। कला ने राजा के पास जाकर विनती की और विजय को मुक्त करने का आग्रह किया तो राजा ने कठोरता से बोले, ऐसे मामले में मैं किसी की सिफारिश नहीं सुनता। विजय धूर्त, विश्वासघाती और देशद्रोही है। यदि 2 सप्ताह के भीतर उसने अपने अपराधों को कभी कबूल नहीं किया तो मैं उसे सूली पर चढ़ा दूंगा। राजा के इस निर्णय से कला कांप उठी। वह नम्र स्वर में बोली, महाराज, यदि यह सिद्ध हो जाए कि विजय निर्दोष है तब मैं उसे सब सम्मान सहित बरी कर दूंगा, राजा ने कहा, और उसका राज मुकुट भी उसे सौंप दूंगा। तो इसके लिए वह कहने लगी, मुझे 1 माह की मोहलत दीजिए। तुम्हें विजय से इतनी हमदर्दी क्यों है? राजा ने सहसा ही उससे पूछ लिया। तो कला थोड़ी सी झेप सी गई और फिर गंभीर होकर बोली, वह मेरे बाल मित्र और सहपाठी हैं, उन्हें संकटों से मुक्ति दिलाना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, तुम अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करो, लेकिन यदि 1 माह में तुम विजय को निर्दोष साबित नहीं कर सकी तो तुम्हें भी दंड का भागी होना पड़ेगा। कला ने कहा, जी, और यदि मैं सफल हो गई तब मैं तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दूंगा। राजा ने कहा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। कला ने कहा तो राजा ने उत्सुकता से पूछा, बताओ वह क्या है? तो वह बोली, मैं केवल 1 बार युवराज विजय से मिलकर कुछ आवश्यक बातें करना चाहती हूँ। राजा ने सहर्ष अनुमति दे दी। कला विजय से मिलने जेल की ओर चल दी। वह राज्य में होने वाली घटनाओं से भली भांति परिचित थी, उसके कारण वह निवारण में अभिरुचि रखती थी। एक दिन रात को उस समय राजमहल में खलबली मच गई जब खुफिया अधिकारी सुनीत वहां सहसा ही प्रकट हो गया। सुनीत को सही सलामत देखकर सबकी आंखें अचरज से फैल गईं। राजा को ऐसा लगा मानो वह कोई सपना देख रहा हो। सुनीत हंसकर बोला, आप लोगों को चकित होना स्वाभाविक है महाराज, क्योंकि आप लोगों ने मुझे रहस्यमय तालाब में डूब जाते हुए देखा था। तो राजा ने कहा, हाँ सुनीत, तुम जीवित हो और सकुशल देखकर जितनी खुशी हो रही है मुझे उतना ही आश्चर्य भी हो रहा है। तुम बच कैसे गए और इतने दिनों तक तुम कहाँ थे? तो वह कहने लगा, महाराज, यह एक लंबी और बहुत ही रहस्यपूर्ण कहानी है। सुनीत लंबी और निश्वास छोड़कर बोला, मुझे आपकी सेवा अभी और करनी थी, इसलिए ईश्वर ने मुझे बचा लिया। मुझे तुम्हारी राजभक्ति और कर्तव्य निष्ठा पर गर्व है। राजा ने उसे गले लगा लिया। सुनीत के सहसा प्रकट होने से राजमहल में दर्शकों की भीड़ जमा हो गई। इन दर्शकों में कला भी थी, जो सुनीत की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी, उसे बहुत गौर से देख रही थी। राजा सुनीत से उसके लापता हो जाने की रहस्यपूर्ण कहानी को सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुक थे। वह सुनीत को लेकर एकांत में चले गए और भीड़ भी छट गई। इसके 2 घंटे बाद रात को लगभग 10 बजे सुनीत राजा से विदा लेकर अपने निवास स्थान की ओर चल पड़ा। सुनीत अविवाहित युवक था। वह राजमहल से 2 मील की दूरी पर स्थित एक राजकीय भवन में अकेला रहता था। वह घोड़े पर बैठा अपने निवास स्थान की ओर चला जा रहा था। उसे इस बात का आभास भी नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछा करने वाला उससे लगभग 200 गज पीछे दूसरे घोड़े पर था। पीछा करने वाला इस ढंग से पीछा कर रहा था कि वो एक दूसरे को देख ही नहीं सकते थे। अपने भवन के सामने पहुंचकर सुनीत घोड़े से उतरा। उसने इधर उधर देखा और तेजी से आगे बढ़ गया। उस समय पीछा करने वाला एक पेड़ की आड़ से खड़ा होकर उसके सभी हरकतों को बड़े ध्यान से देख रहा था और उसकी प्रत्येक गतिविधि पर उसकी नजर थी। सुनीत का पीछा करने वाले की आंखें सुनीत के भवन के मुख्य द्वार पर लगी हुई थी, शायद इस आशा में कि सुनीत फिर से बाहर आएगा। कुछ देर बाद सुनीत के भवन का मुख्य द्वार खुला और एक साधु दिखने वाला व्यक्ति बाहर निकला। बाहर निकलकर उसने भवन के द्वार पर ताला लगा दिया। उस साधु के शरीर पर केसरिया वस्त्र, दाढ़ी खूब लंबी और सन जैसी सफेद, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमंडल था। पीछा करने वाला साधु को देखकर चकित रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सुनीत के भवन में आखिर यह साधु कहाँ से आ गया। सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो यह थी कि अभी कुछ देर पहले सुनीत ने खुद ही भवन का ताला खोला था, तो क्या साधु पहले से भवन में कैद था? दूसरी बात यह कि बाहर निकले हुए साधु ने दरवाजे पर ताला लगा दिया। इसकी माने तो उसने सुनीत को भवन के अंदर कैद कर दिया। सुनीत का पीछा करने वाला
असमंजस में पड़ गया। अचानक उसके दिमाग में एक बात आई, ऐसा तो नहीं कि सुनीत और साधु दोनों एक ही व्यक्ति के दो रूप हों। उसे लगा दाल में कुछ काला जरूर है। उसने साधु का पीछा करने की ठानी। साधु भवन की विपरीत दिशा में तेजी से चला जा रहा था। पीछा करने वाला उससे कुछ कदम की दूरी पर था। लगभग 1 मील की यात्रा के बाद साधु ने एक साधारण से मकान में के सामने पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही क्षणों बाद किसी ने दरवाजा खोला। साधु मकान के अंदर गया। दरवाजा अंदर से बंद हो गया। पीछा करने वाले को निराशा हुई। दरवाजा बंद हो जाने के कारण वह अंदर का हाल नहीं जान पाएगा। वह अंदर जाने का उपाय सोचने लगा। मकान 1 मंजिल था। पास ही खड़े नीम के पेड़ की डाल मकान की छत पर झुकी हुई थी। पीछा करने वाला तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और डाल से कूदकर छत पर पहुंच गया। छत के नीचे झांका तो आंगन था। आंगन से नीचे तक रस्सी के सहारे लौकी की बेल लगी हुई थी। वह उसी रस्सी के सहारे नीचे उतर गया। आंगन में पहुंचकर बड़ी सावधानी से कमरे की ओर बढ़ा। चांदनी रात होने के कारण उसे कोई परेशानी नहीं हुई। वह कमरे की खिड़की के पास पहुंचकर वहीं दुबक कर बैठ गया। कमरे में लैंप जल रहा था। एक अधेड़ स्त्री और साधु आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। पीछे करने वाला बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। अधेड़ स्त्री आकुलता से बोली, इस बार तुमने बड़ी देर लगा दी बेटा, मैं तो घबरा रही थी। घबराने की कोई बात नहीं माँ, तुम्हारा बेटा हर कदम पर सतर्क और सावधान रहता है। यह बात तो ठीक है, लेकिन मैं भयभीत रहती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा उद्देश्य पूर्ण होने से पहले ही हमारी पोल खुल जाए। तो वह साधु कहने लगा, निश्चिंत रहो माँ, हमारा उद्देश्य पूर्ण होने से पहले का समय निकट आ गया है, इसलिए हमारा जो उद्देश्य पूरा होने वाला है। मैं भी राजा की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो गई हूँ। स्त्री ने हंसते हुए कहा, साधु के भेष में तुम असली साधु मालूम होते हो, नकली लगूं तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी माँ। कहकर साधु ने अपने बाल और दाढ़ी हटाकर अलग रख दिए और वह अपने असली रूप में आ गया। पीछा करने वाले की आंखें यह देखकर फटी की फटी रह गईं। साधु कोई और नहीं सुनीत है। और उस नकली साधु और उसकी माँ की बातें सुनकर वह अत्यधिक चकित और हैरान था। साधु की असलियत जानते हुए कमरे के पास से हट गया और कुछ क्षणों में मकान के बाहर आ गए। इसके कुछ देर बाद उसका घोड़ा तेज गति से राजमहल की ओर दौड़ने लगा। कला की बातें सुनकर राजा रामदेव की आंखें अचरज से कपाल पर चढ़ गईं। वे अविश्वास के भाव से बोले, तुम्हें धोखा हुआ है कला, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कला कहने लगी, आप मेरे साथ चलिए महाराज और स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। अगर राजा कहने लगे, तुम्हारी बात झूठी निकली तो? कला कहने लगी, मैं दंड भोगने के लिए तैयार हूँ महाराज। राजा कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। राजा से मिलने के बाद कला अपनी बिजली नामक घोड़ी पर बैठकर घर की ओर चल दी। बिजली हवा से बातें कर रही थी। इसी समय कला के सामने से उड़कर आते हुए एक विचित्र से पक्षी को देखा। पक्षी का रंग गहरा लाल था। उसकी चोंच में एक मुड़ा हुआ कागज दबा रखा था। कला के ऊपर से उड़ते हुए पक्षी ने चोंच में दबा कागज नीचे गिरा दिया। कला को लगा यह पक्षी रहस्यपूर्ण है। उसने घोड़े की लगाम खींची और धनुष बाण चढ़ाया। तब तक पक्षी उससे दूर जा चुका था। कला ने फिर घोड़ी को एड़ लगाई और पक्षी का पीछा किया, लेकिन उसके द्वारा गिराए पत्र की कला ने कोई परवाह नहीं की। पक्षी आकाश की तरफ काफी ऊंचाई पर चला गया था। वह नीचे से छोटी सी गोरैया जैसा दिखाई देता था। कला ने निशाना साध कर उस पर तीर छोड़ा। निशाना अचूक था। तीर पक्षी की टांग में लगा। पक्षी कटी पतंग जैसे लहराया और नीचे आकर विपरीत दिशा में उड़ने लगा। कला ने भी घोड़े का रुख मोड़ दिया। पक्षी घायल हो चुका था। कला देखना चाहती थी कि घायल पक्षी कहाँ जाता है। लाल सा पक्षी निर्जन पथ छोड़कर घनी बस्ती की ओर उड़ा जा रहा। तभी बिजली को ठोकर लगी और कला उछलकर नीचे गिर पड़ी। उसके बाएं पैर का घुटना पत्थर पर पड़ने से फट गया, लेकिन उसने इस चोट की कोई परवाह नहीं की। जब तक कला संभलती और पक्षी पर ध्यान देती, वह उसकी आंखों से ओझल हो चुका था। कला हाथ मलकर रह गई, लेकिन वह हताश नहीं हुई। एकाएक वह उस कबूतर द्वारा गिराए गए पत्र का ध्यान आया। वह तुरंत मुड़ी और उस दिशा में चल दी।
परंतु पढ़कर कला सन्नाटे में आ गई। पत्र उसी को लिखा गया था। कला, सावधान हो जाओ, तुम्हारी कारगुजारी का पता हो चुका है। अगर इस मामले में तुमने आगे कदम बढ़ाया तो जान से हाथ धो बैठोगी। कला को जो धमकी भरा पत्र मिला था उसकी जो हस्तलिपि किसी लड़की की मालूम होती थी। कला सोचने लगी कि वह लड़की कौन हो सकती है। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। उस लड़की के घर पहुंचने पर कला को मालूम हुआ कि वह तो जेल में बंद है। जेल में बंद लड़की कला को पहचानती थी और यह भी जानती थी कि कला राजा के सलाहकार बुद्धिसेन की बेटी है। वह कला से अपने छुटकारे के लिए प्रार्थना करने लगी। कला उसे सांत्वना देती हुई बोली, तुम मुझे एक प्रार्थना पत्र लिख कर दो, मैं राजा से तुम्हारी सिफारिश कर दूंगी। कला ने उसे कागज और कलम भी दिया। उसकी कला की चालाकी को वह समझ नहीं सकी। उसने प्रार्थना पत्र लिखकर दे दिया। उसकी हस्तलिपि देखकर कला को संदेह जो हो रहा था वह विश्वास में बदल गया। कला ने प्रार्थना पत्र और धमकी पत्र को मिलाकर देखा तो दोनों की लिखावट एक जैसी थी। उसने दोनों पत्रों को संभाल कर रख लिया। उसने जो कला के घुटने पर चोट लगी थी उसकी तो उसे परवाह नहीं थी, इसलिए उसका पैर सूज गया था और वह राजवैद्य के पास जाकर इलाज कराने के लिए विवश हो गई। कला राजवैद्य के यहाँ पहुंची तो वहां सैनिक अधिकारी देवव्रत पहले से मौजूद था। उसने अपने हाथ पर एक कबूतर बिठा रखा था। राजवैद्य उस कबूतर की लंगड़ी टांग पर कोई दवाई मल रहे थे। कला को देखते ही देवव्रत सन्नाटे में आ गया। कला भी उसके हाथ पर जख्मी कबूतर देखकर चौंक पड़ी, फिर वह संभल गई। देवव्रत अपनी घबराहट छिपाते हुए एकदम से उठकर बोला, अच्छा तो वैद्य जी, मैं चलता हूं। और वह तुरंत वहां से चला गया। देवव्रत की गतिविधि ने कला के संदेह की पुष्टि कर दी। जख्म कबूतर जो जख्मी था संदेह का मुख्य कारण था, परंतु एक बात आश्चर्यजनक थी। जिस कबूतर ने कला के ऊपर धमकी भरा पत्र गिराया और उसके तीर से घायल हुआ था उसका रंग भी गहरा लाल था, जबकि यह कबूतर गहरे लाल रंग का था। कला इस रहस्य की गुत्थी अभी सुलझा नहीं पा रही थी कि कला को विचार मगन और अवाक देखकर राजवैद्य जी ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है बेटी कला, मेरे पास कैसे आना हुआ? कला ने अपना पैर उन्हें दिखाया। राजवैद्य उसका उपचार करने में जुट गए। राजवैद्य के यहाँ से कला सीधे राजा के महल में पहुंची और कला ने राजा से एकांत में बातें की। तुरंत कला ने राजा से कुछ जो सशस्त्र सिपाही रथ में बैठकर राजा के साथ चल दिए। 10 मिनट बाद उनका रथ देवव्रत के मकान के सामने रुका। राजा के आदेश पर सिपाहियों ने मकान को चारों ओर से घेर लिया। कुछ हथियारबंद सिपाहियों ने को लेकर जो सिपाही मकान के अंदर घुसे, देवव्रत रंगे हाथों पकड़ लिया गया। उस समय वह घायल कबूतर को सफेद रंग से रंग रहा था। लाल, काला, सफेद और भूरा रंग वहां पाया गया, जिससे यह सिद्ध हो गया कि कबूतर को भिन्न भिन्न रंगों से रंगकर उसके पत्रवाहक का काम लिया जाता है। राजा ने कला को उसकी सूझबूझ और बहादुरी के लिए बधाई दी। कला ने राजा को धमकी भरा पत्र और जेल में बंद लड़की का पत्र जो दोनों दिखाते हुए कहा, आप बताइए महाराज, इन पत्रों की लिखावट एक जैसी है या अलग अलग है? राजा ने गौर से पत्रों को देखा और फिर अचरज से बोले, दोनों की लिखावट एक जैसी है। तो फिर ये दोनों पत्र राजकुमारी की सहेली किरण के लिखे हुए हैं। आपके विरुद्ध होने वाले षड्यंत्र में देवव्रत और किरण ही नहीं वरन आपके शुभ चिंतक भी शामिल हैं। समय आने दीजिए, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। कला राजा के साथ रथ में आकर बैठ गई और एक दिशा में दौड़ने लगे। शाम तक रात के अंधकार में जो शाम बदल चुकी थी। राजा का रथ सुनीत के भवन के पास पहुंचने ही वाला था। सामने से एक घोड़ा सरपट दौड़ते हुए निकला। कला चीख पड़ी, उसका पीछा कीजिए महाराज, देखिए ना, दोनों अपराधी उस ओर भागे जा रहे हैं। रथवान ने तुरंत रथ मोड़ा और कला ने धनुष पर बाण चढ़ा दिए। वे आगे भागने वाले घुड़सवार पर निशाना साधने लगे। भागने वाले घोड़े पर 2 व्यक्ति काले लबादे में लिपटे बैठे हुए थे। राजा और कला ने एक साथ बाण छोड़े। घोड़े जोर से हिनहिनाए और दोनों सवारों सहित धरती पर गिर गए। राजा, कला और सिपाहियों सहित उन पर झपट पड़े और उनके पास मसाल जलाकर देखा गया तो वे दोनों पहचान लिए गए
उनमें एक सुनीत था और दूसरी कृष्णा दासी थी। चोट के कारण दोनों बेहोश हो चुके थे। कला संतोष की सांस लेकर बोली, लीजिए महाराज, ये दोनों अपराधी भी पकड़ लिए गए। मगर ये तो सुनीत और कृष्णा है। अचानक राजा जो अचंभित होते हुए बोला, ये मेरा बेटा है, षड्यंत्र में मैंने इसका बहुत साथ दिया। जो कृष्णा ने कहा, वह कैसे? षड्यंत्र के दो अपराधियों को और पकड़ लिए जाने के बाद स्वयं ने अपना अपना अपराध स्वीकार करेंगे। कला हंसकर बोली। राजा कुछ समझ नहीं सके। सुनीत और कृष्णा की गिरफ्तारी के दूसरे दिन ही बुद्धिसेन ने कला से कहा, षड्यंत्रकारियों का गिरोह बहुत खतरनाक है, तुम उनके पीछे मत पड़ो, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। कला दृढ़ता से बोली, मैंने षड्यंत्र का भंडाफोड़ करने का बीड़ा उठाया है। तुम नहीं समझती, बुद्धिसेन ने खींच कर कहा। तुमने जिनके बचाव के लिए षड्यंत्र का भंडाफोड़ करने का बीड़ा उठाया है, हो सकता है वह तुम्हारी भूल के कारण उसे भारी मुसीबत उठानी पड़े। कला समझ गई कि पिता का इशारा विजय की ओर है। उसने पिता के चेहरे को बड़े ध्यान से देखा और फिर हंसकर बोली, आपका मतलब विजय भी इस षड्यंत्र में शामिल है? यह तो मैं नहीं कह सकता। बुद्धिसेन एकदम से चौंक उठे। कला के मन में यह संदेह पनपने लगा कि षड्यंत्र में किसी न किसी रूप में उसके पिता युवराज विजय भी शामिल है। उसे एक चाल सूझी। वह विजय से मिलने जेल में पहुंची और उसने कहा, युवराज, राजा साहब को आपके षड्यंत्र में शामिल होने का ठोस प्रमाण मिल चुका है। पिताजी ने भी आपके षड्यंत्र में शामिल होने की बात कही है। अच्छा हो कि आप राजा के सामने अपना जो अपराध स्वीकार कर लें। विजय यह सुनकर घबरा गया। फिर वह संभल कर बोला, मैं निर्दोष हूँ कला। कला उसे संतावना देती हुई बोली, अगर तुम सच्चाई बयान कर दोगे तो मैं तुम्हें फांसी के फंदे से बचा लूंगी। विजय अपना अपराध स्वीकार करने को विवश हो गया। कला की चाल सफल रही। इस घटना के 2 घंटे बाद ही कला के पिता बुद्धिसेन और सभी मुख्य अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए। युवराज विजय सहित सभी अपराधी हथकड़ी व बेड़ियों में राजा के सामने पेश किए गए। अपराधियों के सिर शर्म से झुके जा रहे थे। राजा ने कला के साहस, सूझबूझ और बहादुरी की बहुत प्रशंसा करते हुए कहा, बेटी तुम धन्य हो, तुमने मुझे बहुत बड़े संकट से उबारा है। कल प्रातः काल इन सबको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। तो कला ने कहा, महाराज शांत हो जाइए। ऐसे नहीं महाराज, कोई सजा देने से पहले अपराधियों को अपना बयान और सफाई देने का मौका अवश्य दें। हो सकता है कुछ लोग निर्दोष हों। दूसरी बात यह कि इन्हें सूली पर चढ़ा देने से आप उस तिलिस्म और रहस्य से अभिनिग रह जाएंगे जो समय समय पर घटित होकर आश्चर्य, रोमांच और संकट उत्पन्न कर रहे हैं। साथ ही आपको राजकुमारी भी वापस नहीं मिल पाएगी। राजा ने कहा, तुम सही कह रही हो कला। कला की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए राजा ने कल बारी बारी से प्रत्येक अपराधी का बयान लिया जाएगा और उसके अपराध के अनुसार ही उसके लिए दंड निश्चित किया जाएगा। सभी अपराधी जेल में भेज दिए गए। अगले दिन राजा का जो राज दरबार था, जो दर्शकों और प्रजा से ठसाठस भरा हुआ था। सबसे पहले युवराज विजय अदालत के कटघरे में लाया गया। सबकी आंखें युवराज पर जम गईं। विजय ने अपना बयान आरंभ किया। यह सच है कि मैंने अपने पिता राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, किंतु उस षड्यंत्र का उद्देश्य राजा को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, बल्कि राज्य में शांति स्थापित करना था। दयालु प्रकृति के कारण किसी का दुख दर्द देखकर खामोश मैं नहीं बैठ सकता था। जिस समय राज्य में अकाल पड़ा, पिताजी राजकुमारी के लिए स्वयं महल बनवा रहे थे। यह बात मुझे बहुत बुरी लगी। मैंने पिताजी से जनता की सहायता करने को कहा, परंतु उन्होंने मेरा आग्रह ठुकरा दिया। मुझे ताना दिया मैं अपने बलबूते पर जनता की सहायता करूं। इससे मेरे स्वाभिमान को ठोस लगी। मैं जनता को सहायता का आश्वासन दे चुका था, इसलिए किसी भी कीमत पर मुझे उसकी सहायता करनी थी। श्री बुद्धिसेन जी भी पिताजी से असंतुष्ट थे। उन्होंने मुझे जनता की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित किया और परोक्ष रूप में मेरा साथ भी दिया। मैं स्वयं महल उड़ा देने का निश्चय कर चुका था। मेरे गुरु विभूताचार्य बहुत बड़े वैज्ञानिक और तांत्रिक थे। मैंने उनसे अनेक विद्याएं सीखी, परंतु 2 मुख्य हैं। एक तो विस्फोटक द्वारा भारी से भारी वस्तु को रसताल में ले जाना, दूसरे अदृश्य हो जाना।
अदृश्य होने की हालत में मैं दूसरों को देख सकता हूँ, परंतु दूसरे लोग मुझको नहीं देख सकते। स्वर्ण महल को गायब करने के लिए मैंने स्वर्ण प्रभा की 14वीं वर्षगांठ का दिन चुना। अपनी योजना पूरी करने के लिए कुछ विश्वास पात्र सिपाहियों और पहरेदारों को मैंने अपनी ओर मिला लिया। सबसे पहले मैंने एक राज्य के एक कुशल और गूंगे कारीगर को बुलाकर एक गुप्त स्थान पर रखा और उसके हाथों एक मोम का महल बनवाया। मोम का महल घरौंदे के आकार का था। उसे रंग रोगन से इस प्रकार सजा दिया गया था कि उसे देखकर स्वर्ण महल का धोखा हो। मोम निर्मित स्वर्ण महल के अंदर पोपले खंभों में एक विशेष प्रकार की गैस भर दी गई थी, जिसकी शक्ति से उसे उड़ाया जा सके। वर्षगांठ वाले दिन मैं अपने कुछ साथियों सहित गुप्त रूप से रात को लगभग 12 बजे असली स्वर्ण महल में पहुंचा। उस समय पहरेदार और सिपाही नींद में जो ऊँघ रहे थे। महल के अंदर गाना बजाना चल रहा था। मैं अपनी बहन स्वर्ण प्रभा और उसकी सखियों से कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं सहयोगियों सहित पास के जंगल में छुप गया। नकली स्वर्ण महल हमारे पास था। हम चाहते थे कि किसी बहाने से स्वर्ण प्रभा अपनी सखियों सहित वहां से चली जाए, तभी हम आगे की कार्यवाही करें। उपाय सोचने में हमें 1 घंटे का समय लग गया। मेरे मन में विचार आया कि महल के पास विस्फोट करूं तो वे लोग डर कर भाग जाएंगे। मैंने पहले महल के सामने एक विस्फोटक बम फेंका, जिसके धमाके से स्वर्ण महल में भूकंप सा आ गया। आसपास की जमीन पके खरबूजे जैसी फटने लगी। पहरेदार भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। उसके 10 मिनट बाद मैंने महल में जाकर देखा तो राजकुमारी का कमरा खाली था। मैं समझा वे लोग डर कर भाग गईं। चारों ओर की जमीन फटने के कारण स्वर्ण महल जो जमीन में धंसने लगा था। तभी मैंने एक दूसरा जोरदार धमाका किया और नकली स्वर्ण महल गैस के गुब्बारे की भांति आकाश पर छोड़ दिया। वह तेजी से उड़ने लगा। पहरेदारों की आंखें चकाचौंध हो गईं। वे नकली महल की ओर चीखते चिल्लाते दौड़ पड़े। मुझे और मेरे सहयोगियों को मौका मिल गया। असली स्वर्ण महल की जो नींव फट चुकी थी, वह धराशायी होना चाहता था। मैंने पिचकारी से महल पर आग्नेय द्रव का छिड़काव कर दिया। कुछ देर में महल की फर्श के ऊपर तक का हिस्सा गलकर सोने चांदी के ढेर में बदल गया। हमारे सहयोगी ने उस ढेर को बोरे में भर लिया। पास खड़ी गाड़ियों पर लादकर रातों रात राज्य की सीमा से बाहर ले गए। महल के उड़ने का शोर मचाने वालों में मेरे ही आदमी थे। महल का सोना चांदी तो हमारे कब्जे में आ चुका था, परंतु विस्फोटक होने के कारण वहां की जमीन नीचे धंसती चली गई। वहां एक गहरा खड्डा बनता जा रहा था और नीचे से पानी फूटने लगा था। ये सारी घटनाएं बड़ी तेजी से घटित हुई थी। अपने सहयोगियों को आवश्यक निर्देश देकर मैं राजमहल में वापस आ गया, ताकि पिताजी मुझ पर किसी प्रकार का शक न करें। मेरे सहयोगी सोने चांदी के बोरे जलियान पर लादकर समुद्र के रास्ते से विदेश चले गए। वहां से उनके बदले में अन्न वस्त्र ले आए, जो बाद में मेरे ही निर्देश और संकेत पर राज्य की अकालग्रस्त जनता को बांट दिया गया। स्वर्ण महल को गायब करने का एकमात्र उद्देश्य जनता की सहायता करना था। महल को उजाड़ने के अतिरिक्त मैं उन अन्य षड्यंत्रों के विषय में कुछ नहीं जानता। अन्य घटनाओं के संबंध में मुझे स्वयं भी आश्चर्य है। राजकुमार विजय का बयान जो समाप्त होने जा रहा था, राजा ने उससे प्रश्न किया, तुमने नकली स्वर्ण महल सिर्फ 1 बार उड़ाया था? तो युवराज ने कहा, जी नहीं, 2 बार, ताकि आपको यकीन हो जाए कि स्वर्ण महल आकाश में उड़ गया है। क्या नकली महल अब भी तुम्हारे पास है? तुम जब चाहो उसे उड़ा सकते हो? राजकुमार ने कहा, जी हाँ, यह चमत्कार मैं जब चाहूं तब कर सकता हूँ। नकली स्वर्ण महल एक जंगल के खंडर में रखा है। मैं उसे गैस के द्वारा उड़ा सकता हूँ और रेशम की डोर से नीचे खींच सकता हूँ। रेशम की पतली डोर महल से बंधी हुई है, वह साधारण आंखों से दिखाई नहीं देती। जब मैं कृष्णा दासी के यहाँ से लौट रहा था, तो क्या मेरे रथ को तुम ही ने रोका था? राजा ने पूछा। तो युवराज ने कहा, जी हाँ, उस समय मैंने अदृश्य होने की कला का लाभ उठाया था। अदृश्य होकर मैंने आपके रथ के पहियों को लोहे के कांटों में फंसा दिया था। आकाशवाणी भी मैंने ही की थी। वैसा करने का उद्देश्य आपके अभिमान को मिटाकर आपको जनता की भलाई के लिए प्रेरित करना था। राजकुमार विजय का बयान के बाद खुफिया अधिकारी सुनीत अदालत के कटघरे में आया। सुनीत का बयान इस प्रकार था, आप हमें पहचानते नहीं महाराज,
मैं आपके शत्रु राजा भीमदेव का पुत्र हूँ और कृष्णा दासी मेरी माँ है। भीमदेव का पुत्र और कृष्णा तुम्हारी माँ? आपको याद होगा महाराज, आज से 20 वर्ष पहले आपने मेरे बीमार पिता पर आक्रमण कर दिया था। दया की भीख मांगने पर भी आपने उनकी हत्या कर दी थी, उनका राजपाट हड़प लिया था। तब मैं 1 वर्ष का था। पिता की हत्या होने पर माँ किसी प्रकार जान बचाकर भागी। वह एक जंगल में छिप कर रही, वहीं मेरा बचपन बीता। मैंने अपनी क्रूरता और निर्दयता की कहानी अपनी माँ से सुनकर पिता का बदला लेने का संकल्प कर लिया। जंगल में हम माँ बेटे एक वृद्ध जादूगर के संरक्षण में रह रहे थे। वह एक झोपड़ी में रहता था। मेलों उत्सवों में जादू के खेल दिखाने जाता था। मैंने भी उससे कुछ मंत्र सीखे। वह हमसे बहुत खुश रहता था। इस प्रकार हम माँ बेटों ने 15 वर्ष जंगल में बिताए। जब वृद्ध जादूगर की मृत्यु हो गई तो हम जंगल छोड़कर राजनगर की ओर चल दिए। हमने तय किया कि हम आपके राज्य का असली परिचय छिपाकर नौकरी करेंगे। मौका मिलने पर आपसे बदला चुकता करके अपना खोया हुआ राज्य वापस पालेंगे। राज्य में आते ही हम दोनों अलग हो गए। आपसे नौकरी रखने की प्रार्थना मैंने की और मेरी माँ कृष्णा आपकी दासी का काम करने लगी। मुझे सेना में सिपाही नियुक्त कर दिया। अपने परिश्रम और ईमानदारी से मैंने शीघ्र ही तरक्की कर ली और उच्च अधिकारी का पद प्राप्त कर लिया। रोजी का उद्देश्य पूरा होने के बाद मैंने बदला लेने की बात सोची तो मेरी आत्मा ने धिक्कारा कि मुझे विश्वासघात नहीं करना चाहिए। मैंने यह विचार त्याग दिया। एक दिन मैं बगीचे में टहलते हुए राजकुमारी स्वर्ण प्रभा को देखा तो मैं उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया। मैंने उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। आपके राज्य में कार्य करते हुए मैंने ऐसा अनुभव किया कि आप अभिमानी और स्वार्थी प्रकृति के हैं। मैंने आपके बेटे तथा सलाहकार बुद्धिसेन को भी आपसे असंतुष्ट पाया। मेरे लिए एक अच्छा अवसर था कि मैं आपसे अपने पिता का बदला लेकर अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लूं। अपना इरादा पूरा करने के लिए मैंने आपके कुछ कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया और हम आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। हमारे षड्यंत्र का पहला शिकार आपकी बेटी स्वर्ण प्रभा हुई। षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है? राजा ने बीच में ही प्रश्न किया। मैं, मेरी माँ, सैनिक अधिकारी देवव्रत, सेना के कुछ सिपाही और राजकुमारी की सहेली किरण। जैसा कि युवराज विजय कह चुके हैं, स्वर्ण महल उड़ाने का षड्यंत्र तो उन्होंने रचा, लेकिन इससे उनका कोई संबंध नहीं। स्वर्ण प्रभा की 14वीं वर्षगांठ के दिन लगभग आधी रात के समय मैं अपने साथियों सहित स्वर्ण महल में गया। मेरी माँ कृष्णा और किरण राजकुमारी के साथ ही थी। मेरे निर्देश पर मेरी माँ ने स्वर्ण प्रभा और उसकी सखियों को नशीला पानी पिलाया था। किरण ने वह पानी नहीं पिया था। जब मैं स्वर्ण प्रभा का अपहरण करने के लिए स्वयं राजमहल में पहुंचा तभी एक और जोर का धमाका हुआ। स्वर्ण महल हिलने लगा। जमीन जो पकी ककड़ी की भांति फटने लगी। वह विचित्र और अप्रत्याशित घटना देखकर हम लोग चकित रह गए। इसके 5-7 मिनट बाद हमने उद्देश्य का ध्यान न आया कि हम किस उद्देश्य से आए हैं। हम अपने चेहरों पर काला नकाब डालकर स्वर्ण महल में घुस गए। राजकुमारी और उसकी सखियों का अपहरण कर ले गए। हमारे बाहर निकलते ही एक दूसरा जोरदार धमाका हुआ था। हमने पहरेदार और सिपाहियों को चिल्लाते सुना था, महल उड़ गया, महल उड़ गया। राजकुमारी और उसकी अन्य सखियां कहाँ हैं? राजकुमारी का कटा हुआ हाथ और बेला का कटा सिर, राजा ने पूछा। तो सुनीत ने अपना बयान जारी रखते हुए बोला, महाराज, राजकुमारी और उसकी सखियों को ले जाकर मैंने जंगल में एक तिलिस्मी गुफा में कैद कर दिया। उसके बाद स्वर्ण महल के पास आकर देखा तो वह गायब था। उसके स्थान पर तालाब बन गया था। अधिक गहरा खड्डा हो जाने के कारण वहां पानी का स्रोत फूट निकला था। राजकुमारी का अपहरण कर लेने मात्र से मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता था। जरूरत इस बात की थी मैं युवराज विजय को भी अपने कब्जे में ले लूं, और इसके लिए मैंने काफी घना और मजबूत जाल बिछाया। आप और उसके चंद शुभचिंतकों को भ्रम और गलतफहमी में रखने के लिए मैंने तिलिस्म और जादू का सहारा लिया। अपहरण के बाद भौर में ही किरण को तालाब में डाल दिया था और उसे मंत्र से ऐसा बांध दिया था कि उस पर गर्म पानी का प्रभाव न पड़े, वह डूबने न पाए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अपनी वृद्ध आश्रयदाता जादूगर से मैंने जादू के कई हथकंडे सीखे थे। घटनास्थल पर आपके साथ था और मैंने जादू के जोर से तालाब का पानी गर्म कर दिया।
ताकि मेरे अलावा दूसरा कोई उसमें ना जा सके। आप पर अपना विश्वास जमाने के लिए मैं पानी में कूद पड़ा था। मैं किरण को निकाल कर ला सकता था, परंतु मैं जानबूझकर डूब गया। फिर सांस बांधकर तालाब के तल में बैठ गया। आप लोगों के चले जाने के बाद बाहर निकलकर उस कंदरा में चला गया जहां राजकुमारी को मैंने कैद कर रखा था। दैत्य के भेष में आकाशवाणी द्वारा आपको सचेत करने की कारगुजारी मेरी ही थी। तालाब के पानी को खून में बदलने और उसमें बेला दासी का सिर तैराने का कारनामा भी मेरा ही था। लेकिन ना तो तालाब में असली खून था और ना ही बेला का सिर असली था। असल में तालाब के पानी का खून बनाने के लिए मैंने रातों रात तालाब में लाल रंग के असंख्य बोरे डलवा दिए थे, जिससे पानी का रंग लाल हो गया। बेला का कटा सिर एक शुरुआत एक कुशल मूर्तिकार द्वारा बनाया गया असली सिर की जगह नकली था। वह ऐसे पदार्थों के मिश्रण से बनाया गया था जो मनुष्य की चमड़ी और अस्थियों से मिलते जुलते हैं और वास्तविक होने का भ्रम पैदा करते हैं। इसी प्रकार राजकुमारी का कटा हाथ भी जो नकली था। यह कारगुजारी मैंने आप लोगों को जादू और तिलिस्म के धोखे में रखने के लिए की थी। राजकुमारी का हाथ मैंने ही फेंका था और उसकी हस्तलिपि में पत्र लिखा था और कबूतर द्वारा भिजवाने का काम भी मेरा ही था। मैं राजकुमारी से नकाब पहनकर मिलता था ताकि वह मुझे पहचान न सके। राजकुमार के प्रति आपके मन में अविश्वास और घृणा और संदेह पैदा करने का जो उपक्रम मैंने ही किया था। असल में मेरी योजना यह थी कि मैं रोज नए आतंक और चमत्कार दिखाकर आपको इतना हैरान और परेशान कर दूंगा कि आप राज्य छोड़कर भाग जाएंगे अथवा मेरे शिकंजे में जकड़ जाएंगे। लेकिन बीच में ही षड्यंत्र का भांडा फूट गया। कृष्णा दासी ने अपने बयान में कहा, यह सच है कि पति का बदला चुकाने के लिए ही हम महाराज के विरुद्ध षड्यंत्र करना पड़ा। राजकुमारी और उसकी सखियों को बेहोश करने के लिए उन्हें नशीला पानी मैंने ही पिलाया था। जानबूझकर गूंगी बन गई थी ताकि बोलने के लिए बाध्य न किया जा सके। मैंने राजा साहब को धोखे में डालने के लिए जीभ मोड़ ली थी और बीमार बन गई थी। अपने बेटे की कैद में मैंने राजकुमारी को कोई तकलीफ नहीं होने दी। लाल नकाब पहनकर मैं उसे अपने हाथों से भोजन कराती थी। हम माँ बेटा राज्य के एक दूसरे से अलग अपरिचित की तरह रहते थे ताकि कोई हमें पहचाने नहीं। सुनीत मुझसे साधु के भेष में मिलता था ताकि कोई उसे न पहचान सके। मैं षड्यंत्र में जरूर शामिल रही, लेकिन मैंने अपने हाथों से कोई अपराध नहीं किया। सैनिक अधिकारी देवव्रत भी षड्यंत्र में शामिल होना स्वीकार किया उसने भी, और उसने अपने बयान में कहा, मैं इस आशा से सुनीत का सहयोगी बन गया कि उसका उद्देश्य पूरा कर लेने पर वह मुझे राज्य में सबसे कोई महत्वपूर्ण स्थान देगा। दैत्य के भेष में महाराज को जब तब तंग करने का कारनामा मेरा ही था। सुनीत के आदेश पर मैं बनावटी दैत्य का रूप धारण कर लेता था। सुनीत मंत्र के बल से मुझे आकाश पर उड़ाने की क्षमता प्रदान करता था। जब मैंने महाराज को लेकर उड़ जाने का प्रयास किया तब राजकुमार धनुष पर तीर चढ़ाकर सामने आ गया था। मैं जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग गया था और मुंह खोले अजगर के मुंह में समाने लगा था। तब कला ने राजकुमार को अजगर की पकड़ से बचाने के लिए तीर चलाए थे। तभी मुझे निकलकर भागने का मौका मिल गया था। मेरे पास एक पालतू और प्रशिक्षित कबूतर है जिसे विभिन्न रंगों के रंग कर मैं षड्यंत्र के में उपयोग में लाता था। कला पर धमकी भरा पत्र मैंने उसी कबूतर द्वारा गिरवाया था। उसी कबूतर को सफेद रंग में रंग कर सुनीत ने महाराज के कमरे में राजकुमारी का पत्र पहुंचवाया था। मैं और कबूतर दोनों राजबंदी हैं। मेरे अपराध के पीछे पद और धन का लालच है। राजकुमारी की सहेली किरण का बयान भी छोटा सा था और संक्षिप्त था। वह कहने लगी, मैं देवव्रत से प्रेम करती हूँ। उसे खुश रखने के लिए मुझे षड्यंत्र में शामिल होना पड़ा। षड्यंत्र का पर्दा डालने के लिए मैंने महाराज के सामने गोलमाल बयान दिया। कला को धमकी भरा पत्र मैंने अपनी हस्तलिपि में लिखा था। बुद्धिसेन ने अंतिम अपराधी के रूप में बयान देते हुए कहा कि मैं राजकुमार विजय सिंह की सज्जनता और सहृदयता से प्रभावित रहा हूँ। उसके साथ अपनी बेटी कला का विवाह करने की कामना करता रहा हूँ। मैं राजकुमार विजय के साथ देने को विवश हो गया था क्योंकि विजय के सुख सफलता में और मेरी बेटी के हित निहित था। कला ने अपने बयान में कहा, यह सच है कि मैं राजकुमार विजय से प्रेम करती हूँ और इन्हीं के कारण मैंने षड्यंत्र का भांडा फोड़ करने में दिलचस्पी ली। लेकिन यह सच नहीं कि राजकुमारी पत्नी बनने के लोभ में मैंने षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। सच तो यह है कि व्यक्तिगत स्वार्थ और
प्रेम से देश प्रेम कहीं ऊंचा है। हमें देश की शांति अथवा शांति स्थापित और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अराजक तत्वों को नष्ट करने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। इसी भावना से प्रेरित होकर मैंने षड्यंत्र का भांडाफोड़ करने का बीड़ा उठाया था। ईश्वर को धन्यवाद है कि उसने मुझे इसमें सफलता हासिल की और मैंने जाते हुए भी अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ा कि राजकुमार विजय और मेरे पिता भी इस मामले में दोषी हैं। यह मैं जान गई थी, इसलिए मुझे इसका भांडा फोड़ना पड़ा। जहाँ देश और समाज के हित का प्रश्न सामने हो, वहाँ पिता पति पुत्र का मोह नहीं करना चाहिए, उनसे मुख मोड़ लेना चाहिए। देश के साथ विश्वासघात करना बहुत बड़ा अपराध है। राजा ने कहा, तुम धन्य हो बेटी, तुम महान हो। राजा गदगद स्वर में बोले और कला को हृदय से लगा लिया। तभी तालियों की गड़गड़ाहट से राजमहल गूंज उठा। राजकुमारी स्वर्ण प्रभा, उसकी 3 सखियां, बेला, दासी, षड्यंत्र से संबंधित अन्य सभी उपकरण सभी उसी दिन बरामद कर लिए गए। आज षड्यंत्रकारियों के भाग्य का फैसला होना था। राज दरबार दर्शकों से ठसाठस भरा हुआ था, क्योंकि आज षड्यंत्रकारियों के भाग्य का फैसला होना था। राजा गंभीर स्वर में कहने लगे, समस्त घटना चक्र और षड्यंत्रों पर विचार करने और अपराधियों का बयान सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सारे कांड की जड़ मैं स्वयं हूं। मेरे अभिमान, लापरवाही और उदासीनता ने मुझे ये दिन दिखाए हैं, इसलिए मैं भी एक अपराधी हूं और दंड का अधिकारी हूं। मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। सारी प्रजा स्तब्ध होकर राजा के मुख की ओर देखने लगी। राजा ने अपना भाषण जारी रखा। मैं राजकुमार विजय का कहना सच है कि उसके और प्रजा के प्रति मेरी निष्ठुरता ने ही उसे षड्यंत्र के लिए विवश किया। प्रजा का पालन करना मेरा प्रथम धर्म था। अकाल के समय मुझे स्वर्ण महल नहीं बनवाना चाहिए था। प्रजा को संकट के दिनों में अन्न वस्त्र बांटकर राजकुमार विजय ने एक सराहनीय कार्य किया है। मैं उसके विद्रोह को संभावित मानता हूँ और उसे दंड से मुक्त करता हूँ। राजमहल में तालियां से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। खुफिया अधिकारी सुनीत और उसकी मां कृष्णा को भी मैं ससम्मान बरी करता हूँ। मेरे विरुद्ध उनका षड्यंत्र रचना संभावित था, क्योंकि वास्तव में मैंने बीमार राजा भीमदेव को साथ अत्याचार किया था। परंतु देवव्रत और किरण और बुद्धिसेन को मैं किसी भी कीमत पर क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि इन तीनों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राज्य के प्रति विश्वासघात किया है, अपने धर्म और कर्तव्य की हत्या की है। मैंने इन्हें मृत्यु दंड देने की घोषणा करता हूँ। राजा की न्याय प्रियता पर राज दरबार प्रशंसा और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजा ने सबको शांत करते हुए कला को सामने लाकर कहा, हम सबको इस बालिका से कर्तव्य, सदाचार और देश प्रेम की शिक्षा लेनी चाहिए। इसी के प्रयास से हमें षड्यंत्रों से मुक्ति मिली है। हमने राज्य में शांति, व्यवस्था और निश्चिंतता का वातावरण पाया है। आज के 7वें दिन कला के साथ युवराज विजय सिंह का विवाह संपन्न होगा। साथ ही सुनीत और स्वर्ण प्रभा भी पति पत्नी बनेंगे। मेरे राज्य का संचालन कला के सुयोग्य हाथों में होगा। आप क्या करेंगे महाराज? कोई भीड़ में से चिल्लाया। मैं सिंहासन त्याग कर राज्य के गांव गांव में घूमूंगा, जनता का दुख दूर करूंगा। धन्य हो महाराज, धन्य हो। राजा की जो जय जयकार होने लगी। गगन वेदी नारों से धरती आकाश गूंजने लगे। कला और युवराज विजय ने आगे बढ़कर जो राजा के जो पैर छू लिए। स्वर्ण प्रभा और सुनीत की भी खुशी का पारावार नहीं था। कुछ दिन बाद राजा ने कला और युवराज विजय, स्वर्ण प्रभा और सुनीत का विवाह करवा दिया और सुनीत को अपना आधा राज्य देकर वहां का राजा बना दिया। अब प्रजा में अमन चैन था। सब राजा की न्याय प्रियता के कायल थे। सब राजा की जय जयकार करने लगे और राजा एक महान राजाओं में गिना जाने लगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।